ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। 226 रियलाइजेशन। अनन्या सामने खड़े आदमी को देखकर हैरानी भी थी और खुश भी। उसके सामने कोई और नहीं, किशन खड़ा था, जिसके हाथ में इस वक्त कुछ कैरी बैग्स मौजूद थे और वो मुस्कुराते हुए अनन्या को देख रहा था। दरअसल किशन अक्सर महीने 2 महीने में अपने काम से फुर्सत निकालकर यहाँ हर्ष, अनन्या और अक्षत कियान से मिलने आ जाया करता था। अनन्या उसे देखकर हैरान इसलिए थी क्योंकि वो पिछली बार यहाँ 3 महीने पहले आया था, उसके बाद काफ़ी दिनों से वो आया ही नहीं था। अनन्या एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो अचानक आ जाएगा। किशन मामा आप? अनन्या हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ कहती है। हाँ अनन्या, मैं ही हूँ तुम्हारा किशन मामा। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या मेरे आने पर? किशन अनन्या के मज़े लेते हुए कहता है। अनन्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो किसी तरह अपने चेहरे पर किसी तरह एक मुस्कान ले आती है और कहती है, अरे नहीं नहीं किशन मामा, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो आप इतने दिनों बाद आए हैं, तो आप अंदर आइए ना, आप बाहर खड़े बात क्यों कर रहे हैं? ये कहकर अनन्या दरवाज़ा खोलकर किशन को अंदर आने का इशारा करती है। किशन भी मुस्कुराते हुए अंदर आ जाता है। अंदर मौजूद अक्षत कियान की नज़र जैसे ही किशन पर पड़ती है वो खुश हो जाते हैं। वो भागकर किशन के पास आ जाते हैं। कियान कहता है, किचन नानू आप आ गए। किशन उसकी बात सुनकर मुंह बना लेता है। ओफो, कितनी बार कहा है तुमसे कि किचन नानू नहीं किशन नानू। अक्षत कियान उसकी बात सुनकर अपनी काली गहरी आंखों से उसे घूरने लगते हैं। पीछे खड़ी अनन्या ये प्यारी सी नोक-झोंक सुनकर मुस्कुरा देती है। किशन अपने हाथ में मौजूद कैरी बैग्स में से 2 रिमोट कंट्रोल वाली कार्स निकालकर उन दोनों की तरफ बढ़ा देता है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो बच्चों, किशन नानू तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अक्षत कियान वो रिमोट कंट्रोल वाली कार्स देखकर खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से किशन के हाथ से वो कार्स ले लेते हैं। थैंक यू किचन नानू, अक्षत कियान लगभग एक साथ कहते हैं। अनन्या ये सब देख रही थी। वो किशन से कहती है, मामू आपको ये लाने की क्या ज़रूरत थी इन दोनों को अभी से? पर किशन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, अनन्या बेटा, क्या ये दोनों सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे हैं? क्या मैं अब इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता? किशन की ये बात सुनकर अनन्या चुप हो जाती है और बस मुस्कुरा देती है। किशन उसको अच्छे से देख रहा था। वो उसे आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। हमेशा जिस अनन्या के चेहरे पर एक ग्लो और एक चमक होती थी, आज उसे उसका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ लग रहा था। वो अनन्या को देखते हुए कहता है, क्या हुआ अनन्या, कुछ बात है क्या? तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। इस पर अनन्या थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसकी नज़र अक्षत कियान पर पड़ती है जो किशन का सवाल सुनकर उसी की तरफ देख रहे थे, मानो वो भी इस सवाल का जवाब अपनी माँ के मुंह से सुनना चाहते हो। वो एक गहरी सांस लेकर अक्षत कियान की तरफ देखकर कहती है, अक्षत कियान जाओ तुम दोनों रूम में जाकर खेलो, मुझे किशन नानू से कुछ बात करनी है। अक्षत कियान वहाँ से जाना तो नहीं चाहते थे, पर वो अपनी मम्मा की बात भी तो टाल नहीं सकते थे। वो दोनों वहाँ से अपना चेहरा लटकाए चले जाते हैं। अनन्या उनके जाने के बाद किशन को सोफे पर बैठने के लिए कहती है। किशन उसकी तरफ अपने हाथों में मौजूद कैरी बैग्स को बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस खड़ूस पति के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। अनन्या इस पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो चुपचाप उसके हाथ से वो गिफ्ट्स लेकर किशन के लिए पानी लेने चली जाती है। किशन को ये देखकर काफ़ी अजीब लगता है। वो हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाता है। अनन्या उसके लिए पानी का ग्लास लाकर उसके सामने बढ़ा देती है। किशन पानी पीकर ग्लास साइड में रखकर अनन्या को बैठने के लिए कहता है। अनन्या उसके सामने एक चेयर लेकर बैठ जाती है। वो किशन को देखते हुए बिना किसी भाव के कहती है, क्या हुआ किशन मामा, आप बहुत दिनों बाद आए। घर में सब ठीक है ना? रेणुका आंटी, ऋषभ, सब कैसे है? किशन हाँ में सर मिलाकर कहता है, हाँ वो सब ठीक है, तुम उनकी फिक्र मत करो। और हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो कंपनी में थोड़ा काम ज़्यादा था जिस वजह से मुझे यहाँ आने की तो फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। अनन्या इस पर हाँ में सर मिला देती है। कुछ देर तक वो दोनों चुप रहते हैं। किशन काफ़ी देर से अनन्या का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, क्या हुआ अनन्या, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और समर के बीच? देखो तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा पापा तो नहीं पर तुम्हारे पापा से कम भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें छोटे से बड़ा होते देखा है। अनन्या बताओ मुझे क्या बात है? किशन की बात सुनकर अनन्या थोड़ी देर तक खामोश रहकर कुछ सोचते हुए कहती है, किशन मामा, क्या ये बात सच है कि मेरे पति का अलसी नाम हर्ष जिंदल है और मेरे और अक्षत कियान के अलावा भी उनका दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवार है? किशन ने जैसे ही अनन्या के मुंह से ये बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो तो यहाँ खुशी खुशी अनन्या और बच्चों से मिलने आया था। उसको कतई अंदाज़ा नहीं था कि अनन्या उसके सर पर इतना बड़ा बम फोड़ देगी। ये तुमसे किसने कहा अनन्या? खुद मेरे पति मिस्टर हर्ष जिंदल ने। अनन्या बिना किसी भाव के कहती है, वॉट, मतलब हर्ष ने तुम्हें सब बता दिया? अनन्या हाँ में सर मिलाकर कहती है, हाँ उन्होंने मुझे सब बता दिया है। अब आप बताइए, क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? इस पर किशन अपनी नज़रें झुकाकर धीरे से अपना सर हाँ में मिला देता है। अनन्या उसका ये जवाब सुनकर तिलमिला जाती है। वो हल्की तेज़ आवाज़ में कहती है, फिर भी आपने मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा?
आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं और अपनी बेटी को इतने वक्त से अंधेरे में रखा हुआ था। इस पर किशन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है, अनन्या, वो मैंने सोचा ये पति पत्नी के बीच का मामला है तो मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगा अगर हर्ष खुद अपने मुंह से तुम्हें अपनी सच्चाई बताए तो ही ठीक रहेगा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भारी गले के साथ कहती है, आपको पता भी है मामा मेरे दिल पर क्या बीती जब मुझे पता चला था कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ इतने सालों से रह रही हूँ जो हमेशा से मुझसे अपनी पहचान छुपाता आया है। ये कहकर अनन्या सुबकने लगती है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद जब वो थोड़ी शांत हो जाती है तो किशन उससे कहता है, अनन्या, तुम उसे गलत मत समझो। तुम दोनों की शादी के वक्त तो उसे भी नहीं पता था कि वो कौन है। उसकी ब्रेन इंजरी की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। अनन्या इस पर तेज आवाज में कहती है, हाँ वो मुझे भी पता है, पर जब उनकी याददाश्त वापस आ गई थी तब तो वो मुझे बता सकते थे ना। किशन हर्ष का पक्ष लेते हुए कहता है, शायद वो तुम्हें और अक्षत कियान को अपने अतीत के काले सायों से दूर रखना चाहता था। अनन्या इस पर अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे ये क्या बात हुई। कम आज कम वो एक बार मुझे बता दो देते, मैं उनके साथ तब भी खुशी खुशी जिंदगी बिता लेती। उन्हें क्या लगा अगर वो मुझे सच बताएंगे तो मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे भी अच्छे से पता है कि वो इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। उनसे प्यार भी मुझे उनकी ईमानदारी देखकर ही हुआ था। अगर उन्हें जिंदल खानदान में वापस नहीं जाना था तो ये उनका अपना डिसीजन था। मैं इसके लिए उन्हें फोर्स नहीं करती, पर मेरे पति ने तो मुझे पराया ही कर दिया। उन्होंने ने तो मुझे इस लायक समझा ही नहीं कि अपने दिल का गम मेरे साथ एक बार शेयर कर सके। ये कहते हुए अनन्या का पूरा गला रूंध जाता है। उसकी सुंदर आंखों से लगातार मोटे मोटे आंसू बहे जा रहे थे। किशन कुछ देर तक उसे रोने देता है। वो जानता था इस वक्त अनन्या का मन हल्का होना बेहद ज़रूरी है। थोड़ी देर तक रो लेने के बाद जब अनन्या बिल्कुल चुप हो जाती है तो किशन उससे कहता है, पर ये सब तुम्हें पता कैसे चला? कुछ हुआ था क्या यहाँ? अनन्या उसकी इस बात का जवाब देते हुए पिछले कुछ दिनों में हुए सारे इंसिडेंट्स एक एक करके किशन को बता देती है। कैसे उसकी सास उससे अक्षत कियान के स्कूल में मिली थी, कैसे हर्ष ने खुद ही उसके सामने अपना सारा सच कबूल किया था। किशन ये सब सुनकर एक गहरी सांस लेता है। वो अनन्या का मन हल्का करने के उससे मजाक करते हुए कहता है, तुम्हारी सास तो काफ़ी तेज़ निकली। मैंने तो सुना था अनिता जिंदल काफ़ी सादी और सिंपल तरह की औरत है, पर वो तो सिर्फ अक्षत कियान के चेहरे देखकर ही समझ गई कि वो उसके बेटे हर्ष के ही बेटे हैं। अनन्या उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है। वैसे आपको कब से पता था इन सब के बारे में? किशन इस पर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो लगभग तुम दोनों शादी के 2-3 महीने बाद ही मुझे और तुम्हारे पापा को पता लग गया था तुम्हारे पति की असली पहचान के बारे में। अनन्या को उसकी बात सुनकर उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अभी वो उसे कुछ कहने ही वाली ही थी कि तभी किशन अपने आप का बचाव करते हुए कहता है, वो तुम्हारे पापा ने ही मुझे मना किया था तुम्हें और हर्ष को इस बारे में बताने के लिए। अनन्या को उसकी बात सुनकर एक और बड़ा धक्का लगता है। वो ये जानकर हैरान थी कि उसके पापा भी इसमें शामिल थे और उन सब लोगों ने उसे इतने सालों से धोखे में रखा जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। किशन आगे कहता है, हाँ अनन्या, वो तुम्हारे पापा ही थे जिन्होंने हर्ष को तुम्हारे लिए चुना था। ये कहकर किशन अपनी जगह से उठ जाता है और थोड़ी दूर जाकर खिड़की से बाहर देखते हुए आगे कहता है, हाँ उन्हें हर्ष के बारे में सब कुछ पता था और उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं हर्ष या तुम में से किसी को इस बारे में कुछ ना बताऊं, क्योंकि तुम्हारे पापा को पूरा यकीन था हर्ष तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा, यहाँ तक कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए तब भी तुम इन सब के लिए हर्ष को ब्लेम मत करो। वो तो अपनी पहचान का पता लगाए बिना तुमसे शादी करना भी नहीं चाहता था, पर तुम्हारे पापा ने ही उसे इसके लिए प्रेशराइज किया था। अनन्या को किशन की बात सुनकर अब तक का सबसे बड़ा धक्का लगता है। इसका मतलब उसके पापा ने उसे हर्ष पर थोप दिया था। किशन आगे कहता है, हाँ अनन्या, तुम्हारे पापा को यकीन था कि तुम इस दुनिया में अगर किसी के साथ सेफ हो तो वो है हर्ष। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें और हर्ष को इस बारे में कुछ ना बताऊं ताकि तुम दोनों जिंदल खानदान से दूर रहो। पर क्यों? अनन्या लगभग चीखते हुए कहती है, पापा ने ये सब अपनी बीमारी की वजह से इमोशनल होकर किया था, पर हर्ष ने क्यों मुझे इतने वक्त तक धोखे में रखा? चलो मुझे नहीं बताया तो नहीं बताया, पर उन्होंने तो अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी अंधेरे में रखा था। इतने सालों तक उन्होंने अपने अस्तित्व को उनसे छिपा कर रखा। किशन उसकी इस बात पर पीछे मुड़कर उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, अनन्या पागल मत बनो। वो सब उसने तुम्हें और अक्षत कियान को जिंदल खानदान की नज़रों से दूर रखने के लिए किया था। तुम जिंदल खानदान और उनकी फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें पता नहीं है जिंदल खानदान में प्रॉपर्टी और पोजीशन के लिए खून तक हो जाते हैं। वो जानता था कि अगर वो तुम्हें और अपने बच्चों को वहां ले गया तो हर वक्त एक खतरे की तलवार तुम सबके सर पर रहेगी। तुम्हें और अक्षत कियान को सुरक्षित रखने के लिए वो इतने सालों तक अपने माता पिता से तक नहीं मिला और तुम उससे ऐसे मुंह फेर कर बैठी हो। ओह कम ऑन अनन्या, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? एक तुम ही तो हो उसके पास, बाकी दुनिया से तो वो कितना कटा कटा रहता है, तुम्हें पता नहीं क्या? अनन्या किशन की बात सुनकर अपनी नज़रें झुका लेती है। उसे उसकी बात सही लगती है। उसे याद था वो हर्ष के साथ थोड़ा ज़्यादा ही रूड हो गई थी। किशन उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे कहता है, शादी का रिश्ता कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता।
अनन्या, इसे काफ़ी दिल से निभाना होता है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रही हो। तुम्हारा पति एक काफ़ी अच्छा इंसान है। वो बस इतना चाहता था कि जो सालों पहले उस पर बीती थी वो उसके बच्चों पर ना बीते। इस वजह से उसने अपनी इस छोटी सी फैमिली को इतने सालों तक अपने अपनों से तक छिपा रखा था। बरसों पहले के उस हादसे ने उसकी सारी सोच समझकर झिंझोड़ कर रख दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसे तुम्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, पर शायद वो तुम्हें ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। वो तुमसे बहुत प्यार जो करता है अनन्या, वो सिर्फ तुम्हारा और अपने बच्चों का मुंह देखकर ही तो जीता है, वरना उसके घरवालों ने तो उसे बहुत पहले ही मार दिया था। अनन्या किशन की बात सुनकर अपनी डबडबाई आंखों से उसे देखने लगती है। किशन हमें अपनी पलकें झपकाकर कहता है, हाँ अनन्या, तुम ही सोचो, जो इंसान तुम्हें बचाने के लिए ऑस्टिन जैसे खतरनाक माफिया से बिना कुछ सोचे समझे टकरा सकता है, वो तुमसे कितना प्यार करता होगा। अनन्या को उसकी बात सुनकर 3 साल पहले का वो वाकया याद आ गया था, जब हर्ष उसको बचाने के लिए ऑस्टिन के उस खुफिया आइलैंड पर बने हुए किसी फोर्ट्रेस जैसे विला तक भी बिना अपनी जान की परवाह किए पहुंच गया था। किशन आगे कहता है, अब तुम ही सोचो, वो चाहता तो उस वक्त तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर किसी और से भी शादी कर सकता था। वैसे भी वो इतना हैंडसम है कि उसे तो कोई भी लड़की मिल जाती, पर अपनी जान की परवाह किए बिना वो तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर लाया था। आज तुम जो एक खुशहाल जिंदगी तुम जी रही हो ना, वो सिर्फ हर्ष के बदौलत है। किशन ये कहकर एक लंबी सांस लेता है। वो अपना बैग उठाकर वहां से जाते हुए कहता है, चलो अब मैं चलता हूँ, और हाँ, मेरी कही बातों के बारे में अच्छे से सोचना, मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ बेटा। अनन्या जाने की बात सुनकर जल्दी से कर कहती है, मामा आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, खाना खा कर तो जाए। किशन दरवाजे तक पहुंच गया था। वो बिना पीछे मुड़े कहता है, तुम्हारे हाथ का टेस्टी खाना छोड़कर मैं जाना तो नहीं चाहता, पर मुझे लगता है तुम्हें मेरी बातों के बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहिए। ये कहकर किशन अगले ही पल वहां से निकल जाता है। अनन्या कुछ देर तक बस एकटक उस दरवाजे को देखती रहती है जहां से अभी अभी किशन गया था। फिर वो भी धीरे से जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और सोफे पर आकर बैठ जाती है। अनन्या आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेते हुए किशन की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगती है। उसे भी उसकी बात सही ही लगती है। इन सब के चक्कर में उसने हर्ष के बारे में तो सोचा ही नहीं। आखिर इन सब में उसकी क्या गलती? वो उसका दिल था जो पहले उस पर आया था। हर्ष तो जब तक शेखावत पैलेस में उसके साथ उसका बॉडीगार्ड बनकर था, वो उससे बराबर दूरी बनाकर चलता था, और ना ही उसने उसे कोई ऐसी उम्मीद दी थी। शायद अगर वो हादसा उसके साथ नहीं होता तो वो उसे कभी मिलता भी नहीं। वो आज भी अपनी जिंदल फैमिली के साथ होता, और शायद उसकी अपनी एक अलग फैमिली होती। शायद अर्नव और अनिता उसकी शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से करवा देते। अनन्या ये सब सोच ही रही थी कि रूम में मौजूद अक्षत कियान, जो अब तक उन रिमोट कंट्रोल कार्स से खेलने में बिजी थे, वो दोनों घर में पसरे इस गहरे सन्नाटे को महसूस करके बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं घर में उनके किशन नानू कहीं भी नहीं है, और उनकी मां अनन्या सोफे पर आंखें बंद करके बैठी है और शायद किसी गहरी सोच में गुम है। अक्षत कियान दोनों अनन्या के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनन्या का ध्यान उनके कदमों की आहट से टूट जाता है। वो देखती है उसके दोनों बेटे अपनी मासूम आंखों से उसे ही देख रहे हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मम्मा किचन नानू तले दे क्या? अक्षत धीमी आवाज में कहता है। अनन्या मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे किशन नानू चले गए, उन्हें कोई काम याद आ गया था। कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ आओ, अपनी मम्मा के पास बैठो। ये कहकर अनन्या अपनी दोनों बाहें फैलाकर अक्षत कियान को अपनी ओर आने का इशारा करती है। अक्षत कियान दोनों जाकर उसकी गोद में बैठ जाते हैं। अनन्या उन दोनों के गाल बारी बारी चूम लेती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अक्षत अनन्या से कहता है, मम्मा आप अब पापा अच्छे बात पहले की तलक क्यों नहीं करती? क्या आप उनसे नाराज हो? अनन्या को उसका ये मासूम सा सवाल सुनकर बुरा लगता है। उसने ये तो सोचा ही नहीं कि उसके और हर्ष के इस झगड़े की वजह से उनके बच्चों के मासूम दिलों पर क्या असर हो रहा होगा। तभी कियान भी अपना मुंह खोल देता है, मम्मा अगर पापा से कोई गलती हो गई तो उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। अनन्या का तो मानो सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी उनकी बातें सुनकर छू हो जाता है। अच्छा बेटा, ओके, मैंने कर दिया आपके पापा को माफ़, अब खुश? अनन्या की ये बात सुनते ही अक्षत कियान के चेहरों पर एक ना बयान करने वाली चमक आ जाती है। तभी अनन्या कुछ सोचते हुए कहती है, चलो बेटा, आज हम सब मिलकर तुम्हारे पापा को खुश कर देंगे। पल वो कैचे मम्मा, अक्षत कियान एक साथ कहते हैं। अनन्या कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद कहती है, एक काम करते हैं, आज हम उनके पसंद का खाना बनाते हैं, फिर तो वो खुश हो ही जाएंगे। अक्षत कियान उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनन्या काम पर लग जाती है, और लगभग अगले 2 से 3 घंटों की मेहनत के बाद वो आखिरकार हर्ष की पसंद का सारा खाना बना लेती है। अनन्या घड़ी की तरफ देखती है तो अभी हर्ष के आने में 1-2 घंटे और थे। फिर वो अपनी तरफ देखती है, अपना हाल देखकर वो अपना माथा पीट लेती है। इतनी देर से किचन में काम करने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उसके चेहरे पर भी जगह जगह आटा और मैदा लगा हुआ था। वो अपने आप से कहती है, अरे खाना तो बना दिया, पर मेरा क्या? ऐसी हालत में हर्ष के सामने जाऊंगी तो वो मुझे ठीक से देखेंगे भी नहीं। एक काम करती हूँ, अभी उनके आने में टाइम है, तब तक फटाफट नहाकर तैयार हो जाती हूँ।
कुछ देर बाद अनन्या अच्छे से तैयार होकर रूम से बाहर आ जाती है। बाहर हॉल में बैठे होमवर्क कर रहे अक्षत कियान भी अपनी मां को एक पल के लिए देखते रह जाते हैं। अनन्या मुस्कुराते हुए उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसने इस वक्त एक मजेंटा कलर का सलवार सूट पहन रखा था और चेहरे पर सिंपल सा मेकअप किया हुआ था। वैसे तो उसकी खूबसूरती किसी मेकअप की मोहताज नहीं थी, पर एक सिंपल से टचअप के बाद ही उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अक्षत अपनी मां को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, वाह मम्मा, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, पापा तो आज खुश हो जाएंगे। अनन्या उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है, उसके गाल पूरे लाल हो जाते हैं। अब वो तीनों माँ बेटे हर्ष के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। 227 कहा है हर्ष। ऐसे ही उन लोगों को हर्ष का इंतजार करते करते रात का 8 बज जाते हैं, पर हर्ष के आने का अब भी कोई नामो निशान नहीं था। पिछले कुछ दिनों से हर्ष रात में लेट ही आता था, जिस वजह से उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर डर और अजीब तो अब अनन्या को तब लगने लगा जब एक और घंटा ऐसे ही बीत गया और रात का 9 बज गए, पर तब भी हर्ष का कोई भी आता पता नहीं था। अब अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसके माथे से पसीना बहना भी शुरू हो जाता है, पर किसी तरह उसने अपने आप को अक्षत कियान के खातिर शांत किया हुआ था। मम्मा पापा आ क्यों नहीं रहे हैं? वो कहाँ चले गए? अनन्या जो कि बेचैन सी बैठी थी, उसके कानों में अपने बेटे कियान की आवाज़ पड़ जाती है। अनन्या किसी तरह अपने आप को संभालते हुए एक नकली मुस्कान के साथ अक्षत कियान की तरफ देखकर कहती है, बेटा मुझे लगता है तुम्हारे पापा ज़रूर किसी काम में फंस गए हैं जिस वजह से वो लेट हो गए हैं। अक्षत कियान अनन्या के चेहरे के हाव भाव अच्छे से नोटिस कर रहे थे। वो देख रहे थे कि ये कहते हुए अनन्या के होंठ कांप रहे हैं और वो काफ़ी घबराई हुई लग रही है। अनन्या भी ये बात नोटिस कर लेती है कि वो दोनों उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी तरह अपना चेहरा नॉर्मल करती है और उन दोनों को देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। ये कहकर अनन्या जल्दी से वहां से उठकर बेडरूम में चली जाती है और अपना फ़ोन देखने लगती है। उसे लगा शायद हर्ष का कोई मिस्ड कॉल या मैसेज तो ज़रूर होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था, जो देखकर अनन्या की घबराहट अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हर्ष का कोई फ़ोन या मैसेज क्यों नहीं है? ये कहकर अनन्या जल्दी से हर्ष के नंबर पर कॉल कर देती है, पर हर्ष का फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। अनन्या का दिल अब ये सब देखकर और ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है। वो और 3-4 बार कॉल करती है, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। हर्ष का फ़ोन बंद का बंद ही था। आखिरकार अनन्या की हिम्मत ये सब देखकर टूट ही जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो धड़ाम से बेड पर बैठ जाती है, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो अपने आप से कहती है, कहीं हर्ष मुझसे नाराज़ होकर कहीं चले तो नहीं गए। ये ख्याल मन में आते ही अनन्या अपना सर नामे झटक देती है। अरे पर ऐसा कौन करता है? आखिर किस पति पत्नी के बीच लड़ाई नहीं होती? तो क्या सब ऐसे घर छोड़कर चले जाते हैं? ये कहकर अनन्या अपना मुंह अपने दुपट्टे से दबाकर रोने लगती है। वो जानती थी अगर उसके रोने की आवाज़ अगर अक्षत कियान तक पहुंच गई, उन दोनों को समझना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर रो लेने के बाद वो फिर एक बार हर्ष का फ़ोन ट्राई करती है, पर अब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हर्ष का फ़ोन अब भी बंद ही आता है। अनन्या की नज़र सामने टंगी घड़ी पर पड़ती है, जिस पर रात के 9:30 बजे हुए थे। हर्ष आज तक कभी रात को इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा था। ये देखकर अनन्या और भी ज़्यादा डर जाती है, पर अनन्या को पता था उसे उसके बेटों को तो फेस करना ही पड़ेगा और उन्हें आज की रात किसी तरह संभालना ही पड़ेगा। ये सोचकर अनन्या एक गहरी सांस लेती है और अपने चेहरा से आंसू पोंछ लेती है। अनन्या बाहर आकर देखती है तो अक्षत कियान अब भी वैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे हैं, जो देखकर अनन्या को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो चलकर अक्षत कियान के पास आती है और इससे पहले कि अनन्या उन्हें कुछ कहती, अक्षत तपाक से बोल पड़ता है, क्या हुआ मम्मा, आपकी पापा से कोई बात हुई? कियान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, हाँ मम्मा, आप उन्हें बताइए ना कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अनन्या का मानो उन दोनों की बात सुनकर दिल ही पसीज जाता है। उसके लिए अक्षत कियान से नज़रें मिलाना भी इस वक्त मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालते उन दोनों का मन बहलाने के लिए कहती है, अक्षत कियान, वो मेरी बात हुई तुम्हारे पापा से? उन्होंने कहा है कि उन्हें आज रात देर हो जाएगी आने में। उन्होंने तुम दोनों को खाना खाकर सो जाने के लिए कहा। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो कल हमारे साथ ही डिनर करेंगे। पर अक्षत कियान को उसकी बात सुनकर चैन कहाँ मिलने वाला था। वो भी जिद पे अड़ जाते हैं। अक्षत थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है, नो मम्मा, हम पापा के आने का इंतजार करेंगे। कियान भी उसी की तरह तेज़ आवाज़ में हाँ कहता है। अक्षत कियान का ऐसा रिएक्शन देखकर अनन्या का दिल धक से रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अक्षत कियान, बेटा ऐसा नहीं करते, आप दोनों मम्मा के गुड बॉयज़ हो ना? अनन्या थोड़े भारी गले के साथ कहती है। ऐसे ही थोड़ी देर समझाने के बाद अक्षत कियान किसी तरह अपनी मां की बात मान लेती। अनन्या उन्हें वादा करती है कि कल का दिन वो सब साथ में ही करेंगे। अक्षत कियान अपनी मां की बात मानते हुए खाना खाकर सो जाते हैं, पर इन सब में कब रात के 11 बज जाते हैं अनन्या को पता भी नहीं चलता। अक्षत कियान को अच्छे से सुलाने के बाद अनन्या फिर से अपने रूम में आती है और एक बार फिर हर्ष का फ़ोन ट्राई करने लगती है, पर इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हर्ष का फ़ोन अब भी स्विच ही आ रहा था। अनन्या एक बार फिर बेजान सी बेड पर बैठ जाती है। अब तक उसने जो आंसू अपने बेटों के सामने रोक कर रखे थे वो एक बार फिर बहने लगते हैं। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
अनन्या थोड़ी और देर जाग कर हर्ष का इंतजार करने लगती है। वो लगातार उसे फ़ोन ट्राई कर रही थी। देखते ही देखते रात के 12:30 बज जाते हैं। अनन्या अब थक हार कर बेड पर लेट जाती है। वो अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। इतनी रात गए वो अकेली लड़की जिसके साथ 3-3 साल के 2 बच्चे हैं, वो कर भी क्या सकती थी। अनन्या बस अब सुबह होने का इंतजार कर रही थी। उसने सोच लिया था कि सुबह होते ही वो किसी तरह हर्ष के माता पिता अर्णव और अनिता से कांटेक्ट करेगी। वो जानती थी उन दोनों के लिए हर्ष का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सोचते हुए वो कब नींद की गिरफ्त में चली जाती है उसे पता भी नहीं चलता। कुछ ही घंटों में सुबह हो जाती है। अनन्या कल हुई सारी घटनाओं से इतना थक गई थी कि उसे इस बात का होश ही नहीं रहा कि वो कितनी गहरी नींद में चली गई थी। सुबह लगभग 9 बजे सूरज की किरणों के चलती अनन्या की खूबसूरत नीली आंखें धीरे धीरे खुल जाती है। आंखें खुलने के बाद धीरे धीरे अनन्या को कल की सारी बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कल रात उसका पति हर्ष घर नहीं लौटा था। ये बात याद आते ही अनन्या एक झटके से बेड पर उठकर बैठ जाती है, पर तभी अनन्या को महसूस होता है कि वो इस वक्त बेड पर अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी बेड पर सो रहा है। अनन्या जैसे ही अपनी नज़रें उस तरफ घुमाकर उसके साथ सो रहे इंसान को देखती है, उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर जाती है। पर इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे, क्योंकि उसके साथ जो इंसान इस वक्त बेड पर लेटा था वो कोई और नहीं, हर्ष ही था। अनन्या को तो मानो उसकी दुनिया ही वापस मिल गई हो। उसके चेहरे पर आंसुओं की 2 लंबी लंबी धाराओं के साथ एक मुस्कान भी आ जाती है और वो जोर जोर से सिसकने लगती है। उसका बेजान मुरझाया चेहरा एक बार फिर खिल उठता है। वो अब भी अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी। दरअसल हर्ष को उसकी कंपनी के काम की वजह से कल मुंबई जाना पड़ा था। वो सुबह अनन्या के बिहेवियर की वजह से निराश ज़रूर था, पर तब भी जाने से पहले वो सोच रहा था कि एक बार वो अनन्या को इस बारे में बता दे। पर जैसे ही वो अपना फ़ोन निकालकर अनन्या को कॉल करने वाला होता है, तभी उसका मैनेजर सुरेश उसे फ़ोन कर देता है। उससे बात करते करते हर्ष के दिमाग से ये बात निकल ही जाती है कि उसने अपने मुंबई जाने के बारे में अभी तक अनन्या को तो बताया ही नहीं है, और वो ऐसे ही उसे बिना बताए मुंबई चला जाता है। रात में अनन्या के सोने के 1-2 घंटे बाद वो घर आ गया था। उसने देखा घर में सब सो रहे थे, तो वो भी बिना कोई आवाज़ किए अनन्या के बगल में सो जाता है। वो उस वक्त इतना थका हुआ था कि उसने रात के कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। अनन्या को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सीधा हर्ष के सीने पर झपट पड़ती है और उसके माथे और पूरे चेहरे को पागलों की तरह चूमने लगती है। हर्ष देर रात की ड्यूटी और सफ़र की वजह से थक गया था, जिसकी वजह से वो भी गहरी नींद में था। पहले तो उसे इस बात का कोई होश नहीं था, पर अनन्या के लगातार अपने आप को वाइल्डली चूमने की वजह से अब उसकी नींद भी एक झटके में खुल जाती है। हर्ष जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो देखता है अनन्या उसके सीने पर बैठी है और वो लगातार उसके माथे और चेहरे को चूमे जा रही है। इसी बीच वो ज़ोर ज़ोर से सिस भी रही थी। ओफो अनन्या, तुम ये क्या कर रही हो? हर्ष एक झटके में उठकर बैठ जाता है। वो देखता है अनन्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया है, पर हर्ष को उसके रोने की वजह समझ में नहीं आई थी। अनन्या बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों को अपने होठों से मजबूती से जोड़ लेती है। हर्ष भी कुछ नहीं कहता, वो भी इस बार उसे अपनी मनमानी कर लेने देता है। वो ये देखकर हैरान था कि कल तक जो अनन्या उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, वो अचानक आज खुद उस पर इतना प्यार लुटा रही है। थोड़ी देर तक किस करने के बाद अनन्या आखिरकार धीरे धीरे उससे अलग हो जाती है। वो उसके उस हैंडसम चेहरे को सहलाते हुए रूंधे गले के साथ कहती है, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता भी मेरी क्या हालत हो गई थी रात में? ये कहते हुए अनन्या हद से ज़्यादा सिसक रही थी। मैं तो मुंबई। अभी हर्ष ये कह ही रहा था कि उसे याद आया कि उसने कल अपने मुंबई जाने के बारे में अनन्या को तो बताया ही नहीं था। अब हर्ष को कुछ समझ में आ रहा था कि कल रात यहाँ उसके घर में क्या हुआ होगा। अनन्या उसकी बात सुनकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चट्टान जैसे मजबूत सीने पर मुंह के बरसाने लगती है, जिसका हर्ष पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मुंबई जा रहे थे तो एक बार भी फ़ोन लगाकर मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? आपको पता भी यहाँ मेरी क्या हालत हो गई थी? ऊपर से आपका फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। क्या आप भूल गए थे कि आपकी एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं जो आपका घर पे इंतज़ार भी कर रहे हैं? ये कहकर अनन्या उसके सीने पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हर्ष को अब सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो भी धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। एम सॉरी बीवी, वो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। और तुम ये क्या बोल रही हो? मैं आखिर तुम्हें और अक्षत कियान को कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम तीनों के सहारे ही तो जीता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी नाराज़गी की वजह से तंग आकर तुम्हें छोड़कर चला गया? आर यू मैड बीवी? तुम जिंदगी भर भी अगर मुझसे नाराज़ रहती ना, तब भी मैं तुम्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाता, समझी? ये कहकर हर्ष कसकर अनन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। इतने दिनों बाद अनन्या को अपने इतना करीब महसूस करके उसे ऐसा लगता है जैसे आज उसके दिल ने धड़कना शुरू किया है। धीरे धीरे हर्ष और अनन्या के कपड़े उनके शरीर से अलग होकर नीचे फ्लोर पर बिखर जाते हैं और वो कब एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। लगभग 1 घंटे बाद हर्ष और अनन्या वैसे ही बेड पर लेटे थे। अनन्या ने अपना सर हर्ष के सीने पर टिका रखा था और उसकी आंख बंद थी, पर वो सोई नहीं थी। हर्ष की आंखें खुली थी। वो कभी खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी को देखता तो कभी सीलिंग फैन को। दोनों इस वक्त बस एक ब्लैंकेट में लिपटे हुए थे। हर्ष जानता था अनन्या सो नहीं रही है। वो बिना उसकी तरफ देखे उसके बालों को सहलाते हुए कहता है,
अनन्या, कल मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या यहाँ? कोई आया था क्या यहाँ? अनन्या उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोल लेती है और फिर कुछ सोचना में सर मिला देती है। हर्ष उसकी बात सुनकर एक राहत की सांस लेता है। वो अनन्या को एक नज़र देखकर कहता है, अनन्या क्या प्लीज़ तुम मेरी एक बात मानोगी? इस पर अनन्या बिना अपनी आंखें खोले कहती है, कौन सी बात? हर्ष आगे की बात कहने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, दरअसल मेरे माँ और पापा दिल्ली वापस लौट चुके हैं। पर क्या? अनन्या उसके मुंह से उसके पेरेंट्स का जिक्र सुन तुरंत ही आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। हर्ष उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, देखो अनन्या, वो लोग वापस चले गए हैं, पर मैं तुम्हें ऑलरेडी बता देता हूँ कि मेरी माँ अब अक्सर यहाँ आती जाती रहेगी अक्षत कियान से मिलने। तो हो सकता है वो किसी दिन तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे, तो याद रखना तुम्हें अपने बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें उन्हें ये नहीं बताना है कि तुम अनन्या शेखावत हो, समझी? अनन्या उसकी बात सुनकर उससे अलग होकर बेड पर उठकर बैठ जाती है। हर्ष भी उठकर बैठ जाता है। अनन्या उसका चेहरा ध्यान से देखते हुए कहती है, पर क्यों? हर्ष उसे समझाते हुए कहता है, अनन्या, तुम्हें तो याद ही है तुमसे जुड़े उस शेखावत खानदान के खजाने के चक्कर में 3 साल पहले क्या हुआ था। ऐसे में अगर ये बात किसी तरह जिंदल खानदान तक पहुंच गई तो ये तुम्हारे, मेरे और हमारे बच्चों, हम में से किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। जिंदल फैमिली में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर मेरी माँ या पापा में से तुमसे हमारे पास्ट के बारे में कुछ पूछे तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि तुम एक अनाथ लड़की थी और एक अनाथालय में रहती थी जहाँ तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पता। ओके? अनन्या इस पर धीरे से अपने सर को हाँ में मिला देती है। उसे उसकी बात सही लगती है। उसे याद था कि 3 साल पहले कैसे उस खजाने के चक्कर में उसकी और हर्ष की जान पर बनाई थी। अगर उस वक्त मरीना उन दोनों का साथ नहीं देती तो वो दोनों आज शायद जिंदा भी नहीं होते। हर्ष अपने दांत पीसकर आगे कहता है, वैसे भी मिस्टर एंड मिसेस जिंदल को बस अपने पोतों की पड़ी है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बच्चों की माँ कौन है। ऐसे में वो लोग तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तुम बस नॉर्मली उनके सामने बिहेव करना। ये कहकर हर्ष फिर एक बार बेड पर लेट जाता है और अनन्या का हाथ खींचकर उसे भी अपने साथ अपने सीने से चिपका कर लिटा देता है। अनन्या भी कुछ नहीं कहती। उसके दिमाग में हर्ष को लेकर काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनन्या कहती है, हर्ष, क्या आपको कभी अपने उन भाइयों के इरादे पर शक नहीं हुआ? हर्ष की बंद आंखें उसकी बात सुनकर खुल जाती है। कुछ देर पुरानी बातें याद करने के बाद वो कहता है, आकाश मुझसे नफरत करता था। ये बात तो मुझे पहले से पता थी, पर वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो एक दिन मेरी जान भी लेने की भी सोच सकता है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। रही बात समीर की, तो उसके कमीनेपन से मैं पहले से ही वाकिफ था। ज़रूर उसी ने ही आकाश को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। अनन्या उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगती है। वो हर्ष के सेक्सी सीने पर अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहती है, पर हर्ष, क्या उन लोगों से अब हमारे बच्चों को तो खतरा नहीं है ना? हर्ष उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। वो ना में सर मिलाकर कहता है, डोंट वरी, समीर और कामिनी अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ सालों पहले उनके मर्दज हो गए थे। अनन्या उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। हर्ष आगे कहता है, और रही बात आकाश की, तो उसे अभी हमारे और हमारी इस फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे यकीन है मिस्टर एंड मिसेस जिंदल ने अभी जिंदल मेंशन में किसी को ये बात नहीं बताई होगी। फिर भी अगर तुम्हें फिक्र हो रही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि काफ़ी सारे ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स दिन रात हम चारों की सेफ्टी में लगे रहते हैं। अनन्या की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से कहती है, किसके बॉडीगार्ड्स? आप किंग गार्ड्स की बात कर रहे हैं? हर्ष उसका ये गोल मटोल हैरान चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर कहता है, अरे मेरी भोली बीवी, तुम ना कुछ नहीं समझती। मिस्टर अर्नव जिंदल जानते थे उनके हमसे मिलने की वजह से हम उनके दुश्मनों और जिंदल खानदान के लोगों की नज़र में आ सकते हैं। इसी लिए यहाँ से जाने से पहले अपने कई सारे बॉडीगार्ड्स को हम चारों के पीछे लगा दिया था, हम लोगों की सेफ्टी के लिए और कुछ हद तक हम पर नज़र रखने के लिए। हम चारों जब भी घर से निकलते हैं वो बॉडीगार्ड्स टीम्स में बढ़ जाते हैं और हम लोग जब तक सेफली वापस घर तक ना पहुंच जाए वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इस वक्त भी काफ़ी सारे गार्ड्स भेस बनाकर अपार्टमेंट के अंदर बाहर घूम रहे होंगे। और तो और अक्षत कियान के स्कूल के बाहर तक उन्होंने अपने आदमियों को तैनात कर रखा है। सबसे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी उन्हीं दोनों के लिए है। अनन्या की आंखें उसकी बातें सुनकर चौड़ी हो जाती है। फिर कुछ सोचकर वो डाउट करते हुए कहती है, अगर वो लोग हमें सीक्रेटली फॉलो करते हैं तो ये आपको कैसे पता? इस पर हर्ष एक टेढ़ी हंसी के साथ अनन्या के गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहता है, कल रात मैंने उनमें से एक गार्ड को पकड़ लिया था। पहले तो वो कुछ बता नहीं रहा था, पर जैसे ही मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाया उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। सो डोंट वरी, तुम भी सेफ हो और हमारे बच्चे भी। अनन्या ये सुनकर एक राहत की सांस लेती है। वो हर्ष को देखते हुए कहती है, अर्नव अंकल कितने अच्छे हैं, उन्होंने बिना कुछ कहे हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हर्ष उसकी बात सुनकर चिढ़ जाता है। वो मुंह बनाते हुए अनन्या को घूरते हुए कहता है, क्या अच्छे है? हम इस प्रॉब्लम में उनकी वजह से फंसे हैं तो ये उन्हीं का फ़र्ज़ है हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का, और वैसे भी उन्हें तो बस अपने खानदान के वारिस की पड़ी है।
अनन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसे हर्ष पर आज बहुत प्यार आ रहा था। वो हर्ष के माथे को अपनी एक उंगली से छूकर कहती है, क्या यहाँ आज भी दर्द होता है? उसकी बात सुनकर हर्ष के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाते हैं। वो अनन्या का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख देता है और कहता है, वो दर्द तो कुछ भी नहीं है, असली दर्द तो यहाँ होता जब मेरी जान मुझसे बात नहीं करती। अनन्या उसकी बात सुनकर अपनी नज़रें झुका लेती है। अगले ही पल वो उसके होठों पर एक बार फिर अपने होठ रख देती है और उसे काफ़ी पैशनेट होकर किस करने लगती है। हर्ष भी उसका साथ दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों धीरे से अलग होते हैं। अनन्या लंबी लंबी सांसें लेने के बाद हर्ष को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहती है, बस बस अब बहुत हो गया। अब बीवी को जी भर के प्यार कर लिया हो तो ज़रा बच्चों को भी देख लो। आपको पता है कल रात वो दोनों कब से आपकी राह देख रहे थे। हर्ष को उसकी बात सुनकर अपने प्यारे बेटों की याद आ जाती है। वो जल्दी से उसे अपने से अलग करके बेड से उतर जाता है। वो वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहता है, ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ और उन्हें देखता हूँ, तब तक तुम आराम करो। वो क्या है ना, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही थका दिया है तो तुम शायद थोड़ी देर ठीक से चल ना पाओ। हर्ष अपनी बात कहकर शरारती ढंग से मुस्कुराता है। वही उसकी बात सुनकर अनन्या का चेहरा गुलाबी हो जाता है और वो उसे बड़ी बड़ी आंखें करके मुंह बनाकर घूरने लगती है। थोड़ी देर बाद हर्ष फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। इस वक्त उसने एक ब्राउन कलर की टी शर्ट जिसके आस्तीन कोहनी तक मुड़े हुए थे और ब्लैक लोवर पहनी हुई थी। वो इस वक्त बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके बालों से अब भी पानी की बूंदें बह रही थी। उसका गोरा रंग नहाने की वजह से निखर कर आ रहा था। शायद ही कोई लड़की इस वक्त उसे देखकर अपने आप को उस पर फिदा होने से रोक पाती। हर्ष देखता है अनन्या अपनी आंखें बंद करके लेटी है तो वो उसे डिस्टर्ब किए बिना बाहर हॉल में आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आकर अपने सामने का नज़ारा देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। 228 इट्स फैमिली टाइम। हर्ष का मूड अब काफ़ी बेहतर था। उसने सोचा नहीं था उसकी एक छोटी सी गलती से उसे उसकी पहली वाली अनन्या वापस मिल जाएगी। आज बहुत दिनों बाद वो खुद को फ्री महसूस कर रहा था। अनन्या रूम में सो रही थी। वो उसे बिना डिस्टर्ब किए बाहर हॉल में आ जाता है। जैसे ही हर्ष अपने सामने का नज़ारा देखता है उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं और उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो देखता है उसके दोनों शरारती बेटे पूरे घर में यहाँ वहाँ एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। उन दोनों की किलकारियाँ पूरे फ्लैट में गूंज रही थी। भागते भागते जैसे ही अक्षत कियान की नज़र अपने सामने खड़े उनके पापा पर पड़ती है वो दोनों ही अपनी जगह ही जम जाते हैं। हर्ष अपनी आंखें छोटी करके उन्हें ही घूर रहा था जो देखकर वो डर जाते हैं। हर्ष उन्हें आंखों से ही अपने पास आने का इशारा करता है। दोनों धीरे धीरे चलकर हर्ष के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। अक्षत कहता है, सोली पापा वो कियान मेली नोटबुक लेखक भाग रहा था। हर्ष के सख्त चेहरे पर अचानक से उसकी बात सुनकर एक मुस्कान आ जाती है। वो एक झटके में उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है। अक्षत कियान हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा था उन्हें आज अपने पापा से अच्छी खासी डांट सुनने को मिलने वाली है। तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे मेरे बच्चे। ये कहकर हर्ष उन दोनों के गालों को चूम लेता है। आज उसका मूड काफ़ी अच्छा था। हाँ पापा, हमने कल रात को आपका कितना इंतजार किया, पल आप तो आए ही नहीं। हर्ष इस पर सैड फेस बनाकर कहता है, सॉरी बच्चा, वो पापा को ना थोड़ा काम आ गया था, बट डोंट वरी पापा, प्रोमिस करते हैं आज पापा पूरा दिन अपने अक्षत कियान के साथ रहेंगे। अक्षत कियान ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अंदर सो रही अनन्या भी ये शोर सुनकर बाहर आ जाती है। वो अपने सामने का नज़ारा देखकर मुस्कुरा देती है और किचन में उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। आज संडे था जिसकी वजह से हर्ष आज पूरा दिन घर पर ही अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जिंदल मैंशन अर्नव अनिता के कमरे में। अर्नव भी आज से ही अपना काम कर रहे हैं। वो बेड पर बैठे अपने लैपटॉप पर कोई प्रेजेंटेशन देख रहे थे। वहीं अनिता भी उनके पास ही लेटी थी। उसके दिमाग कुछ चल रहा था। अनिता यही सोच रही थी कि कुछ दिनों पहले पुणे जाने से पहले उसने सोचा नहीं था कि ऊपर वाला उसकी झोली में इतनी खुशियां यूं अचानक भर देगा। उसे उसका बरसों पहले खोया हुआ बेटा वापस मिल गया था और तो और एक बहू और 2 पोते भी। पर अब अनिता के सामने एक और चैलेंज था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लिए हर्ष के मन में मौजूद कड़वाहट को कैसे दूर करे। वो तो उसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं था। उसका मन यहाँ जिंदल मैंशन में अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बरसों बाद मिले अपने बेटे और पोतों के साथ वक्त बिताना चाहती थी पर उसकी मजबूरी ये थी कि वो ऐसा भी नहीं कर पा रही थी। उसे अक्षत कियान की बहुत याद आ रही थी। अनिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक तेज़ आवाज़ पड़ती है। ये अर्नव के फ़ोन की रिंगटोन थी। अर्नव अपना फ़ोन रिसीव करते हैं और कहते हैं, कहो सब ठीक है ना वहाँ। इस पर सामने से एक भारी आवाज़ आती है, हाँ सर सब ठीक है। हर्ष सर कल रात देर से घर आए थे और आज सुबह उनके घर से बाहर ही नहीं निकला है। इस पर अर्नव कुछ सोचकर कहते हैं, ठीक है तुम ध्यान रखो उन चारों में से किसी को भी एक खरोच भी ना आए। ये कहकर अर्नव फ़ोन रख देते हैं। अनिता भी ये सब सुन रही थी। वो भी बेड पर उठकर बैठ जाती है। सब ठीक है ना वहाँ। अर्नव बिना लैपटॉप से अपने नज़रें हटाए कहते हैं, हाँ सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अनिता एक चैन की सांस लेती है। उसके मन में अब भी कुछ उथल पुथल मची हुई थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहती है, अर्नव आपको हर्ष की पत्नी वो लड़की सुरभि कैसे लगती है। अर्नव इस बार भी बिना लैपटॉप स्क्रीन से अपनी नज़रें हटाए कहते हैं,
मुझे वो अच्छी लगी, काफ़ी संस्कारी है वो लड़की। वैसे भी अगर हर्ष की खुशी उसमें ही है तो मैं उसे अपनी बहू के तौर पर अपनाने के लिए तैयार हूँ। अनिता इस पर अनन्या के बारे में सोचते हुए कहती है, मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने बारे में कुछ तो छिपा रही है। मुझे तो इस बात पर भी शक है कि उस लड़की की नाम सुरभि ही है या कुछ और। अर्णव इस बार उसकी बात सुनकर लैपटॉप स्क्रीन से अपनी नज़रें हटाकर अनिता को देखने लगते हैं। वो उसे समझाते हुए कहते हैं, अनिता देखो, अगर ऐसा है भी तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने बेटे और पोतों से मतलब है। वो हर्ष की बीवी है और उसके बारे में फिक्र करने का काम हर्ष करेगा। फिर अर्णव अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे भी हर्ष तुमसे और मुझसे खुन्नस खाए बैठा है। उसे एक और ऐसी वजह मत दो कि वो हमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। इस पर अनिता हाँ में सर मिलाकर चुप हो जाती है। वो आगे कुछ नहीं कहती। अर्णव को वो दिन याद आता है जब हर्ष उनके सामने खड़ा था। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत और गुस्सा देखकर उनका भी दिल काफ़ी दर्द कर रहा था। हर्ष हमेशा से ही उनकी बहुत इज्जत करता था, पर उस दिन तो वो उनकी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हर्ष को पिछले 11 सालों के लिए अच्छे से कंपनसेट करेंगे। उन्होंने अभी से अक्षत, कियान और हर्ष के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पहले तो अर्णव इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे कि उनके पास उनका कोई भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं है जो उनके बिजनेस एम्पायर को आगे ले जाए। पर जब उन्हें ये पता चला कि हर्ष जिंदा है और उसके 2 बेटे हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तब से वो काफ़ी निश्चिंत थे। वो अक्षत, कियान का इंटेलिजेंस लेवल भी देख चुके थे। वो उन्हें देख कर ही समझ गए थे कि उन्हें ये इंटेलिजेंस और हाई आईक्यू अपने बाप से विरासत में मिला था। अर्णव को यकीन था अक्षत, कियान बड़े होकर उनका ये जिंदल एम्पायर आसानी से अपने संभाल लेंगे, पर इसके लिए उन्हें हर्ष को तैयार करना था। वो अब बस किसी तरह हर्ष का गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए अब वो ये नहीं चाहते थे कि अब कुछ और ऐसा हो कि उनका बेटा उनसे और ज़्यादा नफरत करने लगे। इसीलिए उन्होंने अनिता को दबे हुए शब्दों में वार्निंग दी थी कि वो हर्ष और अनन्या के आपसी मामले में ना पड़े। एक हफ्ते बाद सुबह के वक्त आज सुबह से ही जिंदल मैंशन में काफ़ी चहल पहल थी। आज जिंदल फैमिली का एनुअल शॉपिंग डे था। मतलब साल में एक दिन पूरी जिंदल फैमिली एक साथ शॉपिंग पे जाती और जिसके मन में जो आता वो खरीद लेता था। क्या हुआ अनिता, तुम नहीं आ रही शॉपिंग के लिए? अर्णव अनिता की पीठ को देखते हुए कहते हैं, जो कि अपने कमरे की खिड़की के बाहर मौजूद जिंदल मैंशन के बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख रही थी। अर्णव उसे मुंह लटकाए देख समझ गए थे कि उसको उस दिन उनकी कही बात का बुरा लगा था। इस एक हफ्ते में भी उसने उनसे कोई खास बात भी नहीं की थी। अनिता उनकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ जाती है और अपनी खाली आंखों से उन्हें देखते हुए कहती है, नहीं अर्णव, मेरा मन नहीं है और वैसे भी ये शॉपिंग वॉपिंग मेरे बस की बात नहीं है। मैं थक जाती हूँ और बोर भी हो जाती हूँ। अर्णव इस पर अनिता के चेहरे को ध्यान से देखने लगते हैं। नाराज़ हो अनिता? अनिता उनकी बात सुनकर ना में सर मिलाते हुए एक ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं अर्णव, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सही कह रहे थे, मुझे उन दोनों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो दोनों जवान है, समझदार है और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। एंड डोंट वरी, मैंने सुरभि को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर अर्णव एक गहरी सांस लेते हैं। वो उसके कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब आज शॉपिंग पर चलेंगे। अनिता इस पर कुछ बोलने ही वाली थी कि अर्णव उसे आंख दिखाकर चुप करा देते हैं। अगले ही पल अनिता भी मुस्कुरा देती है और हाँ में अपना सर हाँ मिला देती है। वो जानती थी वो अर्णव को ज़्यादा देर तक मना नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद आलीशान और महंगी महंगी गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला जिंदल मैंशन से बाहर निकल जाता है और लगभग 1 घंटे बाद शहर के बीचों बीच एक बड़े से लग्जरियस मॉल के बाहर आकर रुक जाता है। जिंदल फैमिली के सारे लोग एक एक करके गाड़ियों से बाहर आते हैं। सब एक्साइटेड होते हुए अंदर जा ही रहे होते हैं कि सबको अर्णव की एक ऊंची आवाज़ रोक लेती है। 1 मिनट ज़रा रुकिए। सब रुक जाते हैं और अपनी सांसें रोककर अर्णव को देखने लगते हैं। अर्णव वहाँ का माहौल इतना सीरियस देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं फिक्र मत कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि आप सब में से जिसको जो लेना है, जितना लेना, सब दिल खोलकर शॉपिंग कीजिए। आज का सारा बिल मेरे नाम। अर्णव की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। दरअसल अर्णव हर्ष के जिंदा होने की खुशी में और अपने और अनिता के दादा दादी बनने की खुशी में सबको ट्रीट देना चाहते थे, पर सेफ्टी कंसर्न के चलते उन्होंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। हर्ष और उसकी फैमिली के बारे में अभी भी सिर्फ उन्हें शिवी, अनिता और रौनक को ही पता था। रौनक भी अर्णव का ही पुराना वफादार था, उसने भी अर्णव के कहने पर ये किसी को नहीं बताया। वही वरुण जिंदल अर्णव की बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, ये ट्रीट किस खुशी में? क्या कोई बड़ी डील मिली है क्या आपको? इस पर अर्णव मुस्कुराते हुए मन ही मन अक्षत, कियान और हर्ष को याद करने लगते हैं। वो खोए हुए अंदाज में कहते हैं, हाँ डील तो मिली है मुझे। एक ऐसी डील मिली है जो मेरे लिए इस दुनिया की सारी दौलत से भी ज़्यादा कीमती है। अर्णव की इस बात पर वहाँ मौजूद जिंदल फैमिली का एक एक इंसान उन्हें अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है। किसी ने भी पिछले 11 सालों में उन्हें इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। सब उनकी खुशी की वजह जानना चाहते थे। अर्णव के साथ मौजूद अनिता भी ये बात नोटिस कर लेती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि अर्णव हर्ष और अक्षत कियान के मिलने की बात कर रहे हैं। वो ये सोचकर डर जाती है कि कहीं अर्णव सबके सामने उनका नाम ना ले ले। वो चुपके से अर्णव का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अर्णव भी जल्दी से अपने होश में आते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है।
ऐसी कौन सी डील मिली है भाई साहब, आपको ज़रा हमें भी तो बताए। इस बार वरुण की पत्नी अवनी जिंदल कहती है। अर्नव इस पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, क्यों नहीं भाभी, पर अभी मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, वक्त आने पर मैं खुद आप सबको वो खुशखबरी सुना दूंगा। अभी चलिए, हम एंजॉय करने आए हैं तो वही करते हैं। अर्नव की बात सुनकर वो सब हाँ में सर मिला देते हैं। वो सब ये खुशखबरी जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, पर किसी के भी अंदर अर्नव से इससे ज़्यादा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। सब मॉल के अंदर चले जाते हैं और शॉपिंग करने में बिजी हो जाते हैं। लगभग 2 घंटे ऐसे ही शॉपिंग में कब बीत जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। अनिता भी अपनी चारों देवरानियों के साथ मौजूद थी। उसकी वो चारों देवरानियों अब तक अपने लिए काफ़ी महंगी महंगी साड़ियाँ और दूसरी भी कई चीज़ें ले चुकी थी, पर उसने अभी तक अपने लिए एक साड़ी तक नहीं ली थी। उसका मन शॉपिंग में कभी लगता ही नहीं था, इसीलिए वो यहाँ आने से पहले आनाकानी कर रही थी। ऊपर से शिवी भी अब कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल वापस चली गई थी, जिस वजह से वो और ज़्यादा बोर हो गई थी। पर तभी अनिता की नज़र कुछ दूरी पर मौजूद किड्स सेक्शन पर जाकर टिक जाती है और एक बार फिर उसे अक्षत कियान की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि लगभग 10-12 दिन से तो उसने अक्षत कियान को देखा भी नहीं है। उसकी आंखें उन्हें देखने के लिए और उसके कान उनकी किलकारियां और साथ ही साथ उनके मुंह से वो शब्द दादी सुनने के लिए तरस रहे थे। वो लगातार उस किड्स सेक्शन को देख रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसके कदम कब उस तरफ बढ़ जाते हैं। अनिता वहां जाकर देखती वहां सारे छोट बच्चों के कपड़े और दीगर सामान था, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो वहां के काउंटर पर जाकर काउंटर पर मौजूद आदमी से कहती है, आप मुझे 3 से 4 साल के बच्चों के लिए कपड़े दिखा सकते हैं। वो आदमी अनिता की बात सुनकर हाँ में अपना सर मिला देता है और कुछ ही देर में वो अनिता के सामने काफ़ी सारे क्यूट क्यूट टी शर्ट्स और शॉर्ट्स हाजिर कर देता है। अनिता अपनी चमकती आंखों से वो सारे कपड़े देख रही थी। वो यही सोच रही थी कि इनमें से कौन से कपड़े अक्षत कियान पर अच्छे लगेंगे और उन्हें फिट आएंगे। अनिता को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो कब तक वही खड़ी कपड़े देख रही थी। वही बाहर मौजूद जिंदल फैमिली की शॉपिंग खत्म हो चुकी थी। सब अब जाने की तैयारी में थे। सब एक जगह जम जाते हैं। अर्नव जो कि वही खड़े थे, वो नोटिस करते हैं कि अनिता अभी तक नहीं आई। वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में अपनी भाभीियों की तरफ देखकर कहते हैं, आप में से किसी ने अनिता को देखा क्या? वो कहाँ है? इस पर अवनी जिंदल यहाँ वहाँ देखते हुए कहती है, भाई साहब, मैंने उन्हें किड्स सेक्शन की तरफ जाते हुए देखा था, पर काफ़ी देर हो गई है, वो अब तक आई ही नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ये कहकर अवनी जिंदल किड्स सेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अर्नव कुछ कहने वाले थे, पर तब तक वो वहाँ से निकल गई थी। अनिता अब तक अक्षत कियान के लिए कपड़े देखने में बिजी थी। तभी अवनी भी वहां आकर खड़ी हो जाती है। वो अभी अनिता को आवाज़ देने ही वाली होती है कि उसकी नज़र अनिता के हाथ में मौजूद कपड़ों पर पड़ती है, जो लगभग 3 से 4 साल के बच्चों के लिए थे। ये देखकर अवनी को कुछ अजीब लगता है। वो अनिता को देखते हुए अपने मन में कहती है, ये भाभी 3-4 साल के बच्चों के लिए कपड़े क्यों ले रही है? जहाँ तक मुझे पता है जिंदल फैमिली में तो इस वक्त इस उम्र का कोई बच्चा नहीं है। भाभी, आप अब तक यहाँ, चलिए जाने का टाइम हो गया है। अनिता अचानक ऐसे किसी की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। उसके हाथ में मौजूद टी शर्ट उसके हाथ से गिरकर नीचे गिर जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये अवनी जिंदल थी। वो मैं। उसके मुंह से यही शब्द बाहर आते हैं। उसकी आवाज़ उसके गले में अटक। उसे डर था कि कहीं अवनी को शक ना हो जाए। अवनी चलकर अनिता के पास आती है। वो कभी अनिता को देखती तो कभी उन कपड़ों को जो कि काउंटर पर मौजूद थे। और ये क्या, आप ये 3-4 साल के बच्चों के कपड़े क्यों देख रही है? इस उम्र का कोई बच्चा हमारी फैमिली में तो नहीं है। फिर आप ये किसके लिए ले रही है? इस पर अनिता कुछ देर के लिए ब्लैंक सी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक नकली मुस्कान के साथ कहती है, अरे वो शिवी है ना? भाभी, आपको तो पता ही है कि शिवी प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसी के होने वाले बच्चे के लिए कपड़े देख रही थी। अवनी को उसकी ये बात काफ़ी अजीब लगी। जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, अनिता उसके लिए इतने बड़े साइज़ के कपड़े आखिर क्यों ले रही है? अनिता उसकी सवालिया नज़रों को भाप गई थी। वो मुस्कुराकर कहती है, अरे वो भाभी, बच्चे हैं ना, कब बड़े हो जाते हैं, इसीलिए मैं तो बस देख रही थी। अवनी इस पर अपना सर नाने मिलाकर कहती है, आप भी ना भाभी, खैर आपको जो लेना है ले लीजिए, बाहर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो जल्दी आइएगा। ये कहकर अवनी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अनिता एक लंबी राहत की सांस लेती है। वो जल्दी से जो कपड़े उसे पसंद आए थे वो और सामान उस काउंटर पर खड़े लड़के को पैक करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ पुणे में हर्ष के घर में भी आज कुछ ऐसा ही माहौल था। अक्षत कियान हॉल में बैठे अपना होमवर्क कर रहे थे। हर्ष उनके सामने बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आज संडे होने की वजह से वो घर में ही था। तभी हर्ष की नज़र किचन में काम कर रही अनन्या पर जाती है। हर्ष अक्षत कियान को एक नज़र देखकर किचन में अनन्या के पास चला जाता है। वो जाकर अनन्या को पीछे से हक कर लेता है। अनन्या चौंक जाती है। वो धीमी आवाज़ में कहती है, हर्ष, ये क्या कर रहे हो आप? अक्षत कियान देख लेंगे। पर हर्ष को उसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी अनन्या की नेक पर किस करता तो कभी उसके गालों पर, जिससे अनन्या से हट जाती। वहीं हॉल में बैठे अक्षत कियान अपने मम्मा पापा के इस रोमांस से अनजान थे। वो देखते हैं उसके पापा किचन में गए हैं और बाहर आने के नाम ही नहीं ले रहे हैं।
कियान अक्षत के कानों में फुसफुसाकर कहता है, बाय, तू बात कल ना पापा छे। अक्षत इस पर उसे एक नज़र देखकर फिर उससे नज़रें हटाकर अपना होमवर्क करते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहने वाला पापा दातेंगे। इस पर कियान चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है पापा, छे बात मैं करता हूँ, तू बस मेरे साथ चल। अक्षत भी इस बारे में कुछ सोचकर अपना होमवर्क करना बंद कर देता है और दोनों भाई किचन की तरफ पापा पापा करते चले जाते हैं। हर्ष और अनन्या जो कि रोमांस करने में बिजी थे वो उनकी आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अनन्या अपने कपड़े ठीक करने लगती है, वही हर्ष भी एक टमाटर उठाकर उससे खेलने लगता है। वो दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो बस वहाँ खड़े थे, कुछ कर नहीं रहे थे। अक्षत कियान वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। हर्ष उन्हें देखते हुए थोड़ा चिढ़कर कहता है, क्या हुआ तुम दोनों को, होमवर्क हो गया क्या तुम्हारा? इस पर वो दोनों हाँ में सर मिला देते हैं। तो हर्ष कहता है, तो यहाँ क्यों आए, जाओ जाकर खेलो। इस पर अक्षत कियान एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं। कियान अपनी मासूम आवाज़ में कहता है, पापा आज संडे है और हमारी छुट्टी भी है, तो आप हमें कहीं घुमाने ले जाओ ना प्लीज़। हर्ष अभी कुछ कहने ही वाल होता है कि अनन्या भी कियान को बात में हाँ मिलाकर कहती है, हाँ हर्ष ये दोनों सही कह रहे हैं, आप कितने दिनों से हमें कहीं लेकर ही नहीं गए, चलिए ना प्लीज़। हर्ष को भी उसका ये आइडिया सही लगता है। उसे याद था कि जब अनन्या उससे नाराज़ थी तब घर में कितना तनाव का माहौल बन गया था। वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर मिलाकर कहता है, ठीक है जाओ तुम इन दिनों को तैयार कर दो, आज मैं तुम लोगों को अच्छे से पूरा शहर घुमा दूंगा। उसकी बात सुनकर अक्षत कियान खुश हो जाते हैं। अनन्या उन्हें लेकर तैयार करने के लिए चली जाती है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल अननोन डायमेंशंस को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। CH229 अ न्यू एंट्री। हर्ष अपनी इस छोटी सी फैमिली को लेकर पुणे शहर घूमने के लिए निकल जाता है। आज उसने भी डिसाइड कर लिया था, आज वो एक दिन के अपने सारे दुख दर्द और टेंशन भुलाकर अपने इन 3 जिगर के टुकड़ों के साथ एंजॉय करेगा। हर्ष उन तीनों को लेकर पहले एक एम्यूजमेंट पार्क लेकर चला जाता है। अक्षत कियान काफ़ी एंजॉय करते हैं, हालांकि कम उम्र का होने की वजह से उन्हें ज़्यादा बड़ी राइड्स में बैठने को नहीं दिया गया था, पर तब भी एंजॉय तो उन्होंने काफ़ी किया। अनन्या और हर्ष पूरे समय उन्हें ही देख रहे थे। उस एम्यूजमेंट पार्क में उन्हें दोपहर हो जाती है। हर्ष अपनी फैमिली को लेकर वही मौजूद रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाता है। इन सब में कब शाम हो गई इन चारों को पता भी नहीं चला। शाम का वक्त हो चुका था, सूरज अब कुछ ही देर में ढलने वाला था। हर्ष अपनी इस फैमिली को अपनी कार में लेकर घर वापस जा रहा था, तभी चलते चलते अचानक गाड़ी की बैक सीट पर अपने भाई अक्षत के साथ बैठे कियान की नज़र बाहर मौजूद नज़ारे पर पड़ती है और वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगता है, पापा पापा स्टॉप स्टॉप प्लीज़। हर्ष अचानक उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर गाड़ी रोक देता है। क्या हुआ कियान, कुछ बात है क्या, ऐसे गाड़ी रोकने को क्यों कहा? हर्ष थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है। कियान खुश होकर बाहर का नज़ारा देखते हुए कहता है, पापा वो देखिए ना कितना ब्यूटीफुल बीच है, तले ना हम वहाँ जाते हैं, हम लोग पानी में एंजॉय करेंगे। हर्ष अनन्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी एक बीच के पास मौजूद है, पर अनन्या और अक्षत भी इतना सुंदर बीच अपने सामने देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, पर हर्ष का वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो कड़क आवाज़ में कहता है, कियान अक्षत अब बस बहुत हुआ आज के लिए, तुम दोनों ऑलरेडी काफ़ी घूम चुके हो, चलो अब घर, कल स्कूल भी तो जाना है ना। अक्षत कियान का अपने पापा की बात सुनकर मुंह लटक जाता है। अनन्या भी ये सब देख रही थी, उससे कभी अपने बेटों की उदासी देखी नहीं जाती थी। वो हर्ष का हाथ पकड़ लेती है। हर्ष इस पर उसे देखने लगता है तो वो आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, चलिए ना हर्ष, मेरा भी बहुत मन है बीच घूमने का, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, वैसे भी कौन सा हम वहाँ घर बसाने के लिए जा रहे हैं। अनन्या की बात सुनकर हर्ष एक लंबी सांस लेता है। वो मुंह बनाकर कार को बीच के एरिया अंदर ले जाते हुए अनन्या से कहता है, तुम ना इन दोनों के साथ रह रहकर खुद भी बच्ची बनती जा रही हो। अनन्या इस पर बस हर्ष को देखते हुए मुस्कुरा देती है। उस बीच पर आज संडे होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। अक्षत कियान गाड़ी से उतरकर उन बड़ी बड़ी लहरों की तरफ भागने लगते हैं। हर्ष उनको यूं भागते देख सख्त आवाज में कहता है, अक्षत कियान बस यही से खेलो जितना खेलना है, समझे, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अक्षत कियान के कदम अपने पापा की डांट सुनकर जम जाते हैं। फिर वो दोनों वहीं पे पानी की उन छोटी छोटी लहरों के साथ खेलने लगते हैं। हर्ष अनन्या कुछ दूरी पर खड़े मुस्कुराते हुए ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे। अनन्या ने अपने दोनों हाथ हर्ष के बाजू में उलझाए हुए थे और अपना सर उसके कंधे पर टिकाया हुआ था। उसके चेहरे पर अपने बेटों को इतना खुश देखकर एक लंबी सी मुस्कान थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर्ष भी ये सब अक्षत कियान को ही देख रहा था। अनन्या हर्ष के कंधे पर सर टिकाए उस लंबी मुस्कान को बरकरार रखकर अक्षत कियान को देखते हुए कहती है, हर्ष आपको पता है, मैं जब आपसे पहली बार मिली थी तब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी कभी एक फैमिली होगी। हर्ष भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। इस बारे में सोचा तो उसने भी कभी नहीं था। अनन्या आगे कहती है,
देखिए ना, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल जाकर ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और बड़े और कामयाब आदमी बन जाएंगे, फिर देखना हम जल्दी से इनकी शादियां करवा देंगे, फिर इनके भी बच्चे होंगे, हम दोनों दादा दादी बन जाएंगे। हर्ष उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वो ये देखकर हैरान था कि अनन्या इतना आगे की सोच रही है। वो अनन्या को एक नज़र देखकर कहता है, तो तुम बूढ़ी हो जाओगी बीवी, पर कोई बात नहीं, मैं तब भी तुमसे इतना ही प्यार करूंगा, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे सर के सारे बाल सफ़ेद हो जाए तब भी। ये कहकर हर्ष मुस्कुरा देता है। अनन्या उसकी बात सुनकर नकली गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आप ना बहुत बुरे हो, मैं जा रही हूँ अपने अक्षत कियान के पास। ये कहकर अनन्या उसका हाथ छोड़कर जहां अक्षत कियान खेल रहे थे वहां जाकर उनके साथ खेलने लगती है। हर्ष लगातार मुस्कुराते हुए उन तीनों को ही देख रहा था। उन तीनों के किलकारियां उसे दिल को काफी सुकून दे रही थी। हर्ष को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक तूफान उसकी और उसकी फैमिली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हर्ष, जो कि मुस्कुराते हुए अनन्या और अक्षत कियान को पानी में खेलते हुए देख रहा था, उसके पीछे से लगभग 24-25 साल की एक लड़की किसी से फोन पर बात करते हुए उसी की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वो लड़की किसी फैशन मॉडल जैसी खूबसूरत थी। उसने बेबी कलर पिंक कलर की एक टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहन रखे थे। वो दिखने में बला की खूबसूरत थी। उस लड़की का ध्यान अभी भी अपने सामने खड़े हर्ष पर नहीं था। वो लगातार किसी से फोन पर बात करने में बिजी थी। ऐसा लग रहा था कि वो फोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स से झगड़ा कर रही थी। इससे पहले ही कि कोई और कुछ कर पाता, वो लड़की एक झटके से जाकर हर्ष की चौड़ी और मजबूत पीठ से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि हर्ष एकदम से चौंक कर पीछे मुड़ता है और उस लड़की को ऐसा लगा जैसे वो किसी मजबूत चट्टान से टकरा गई हो। वो लड़की इस टक्कर की वजह से अपना बैलेंस खो देती है और तेजी से गिरने लगती है। हर्ष जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो चौंक जाता है। वो लड़की जो उससे अभी अभी टकराई थी वो उसका धक्का लगने की वजह से गिरने ही वाली होती है कि हर्ष तेजी से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लेता है। वो लड़की इतना डर गई थी कि उसने गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद करके रखी हुई थी, पर जब कुछ देर बाद भी उस लड़की को किसी भी तरह के किसी दर्द का एहसास नहीं होता तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर अपने सामने मौजूद उस हैंडसम आदमी का बेहद आकर्षक चेहरा निहारने लगती है। वो लड़की हर्ष को बिना अपनी पलकें झपकाए देखने लगती है। उसकी शक्ल देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसने ऐसा हैंडसम दमदार पर्सनैलिटी वाला इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा था। वहीं अनन्या, जो कि अब तक अक्षत कियान के साथ पानी में खेल रही थी, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि हर्ष को इग्नोर करने के लिए खेलने की एक्टिंग कर रही थी, उससे अब और रहा नहीं जाता है और वो पीछे मुड़कर हर्ष को देख ही लेती है। जैसे ही अनन्या अपने सामने का वो नज़ारा देखती रह जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपने दांत पीस लेती है। उसने ऐसा कोई नज़ारा देखना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपने पति की बाहों में ऐसे किसी और को देखकर उसके तो मानो पूरे शरीर में आग सी लग जाती है। वहीं हर्ष को भी ध्यान आता है कि उसने कब से उस अनजान लड़की को अपनी बाहों में थाम रखा है। वो एकदम से उस लड़की को सीधा खड़ा करता है। उस लड़की का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। हर्ष और वो लड़की कुछ देर तक एक दूसरे को बिना पलके झपकाए देखने लगते हैं। ना तो वो लड़की कुछ कह रही थी, ना तो हर्ष। अनन्या ये सब देख रही थी। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता या करता, अनन्या लपक कर हर्ष के पास चली जाती है और उसका एक हाथ कसकर पकड़ लेती है। हर्ष उसकी इस हरकत पर थोड़ा चौंक जाता है। वो लड़की, जिसका ध्यान अब तक पूरी तरह से हर्ष पर था, उसकी नज़र अनन्या पर पड़ती है। वो अनन्या को घूर कर देखती है। वो एक टक अनन्या के उस हाथ को देख रही थी जिससे उसने हर्ष की बाजू पकड़ी हुई थी। ना जाने क्यों पर अनन्या को वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो हर्ष को देखते हुए कहती है, आप यहाँ हैं, चलिए अक्षत कियान आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए और चलकर उनके साथ खेलिए। ये कहकर अनन्या हर्ष का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। उनके जाने के बाद वो लड़की, जिसकी आंखें अब तक तो बिल्कुल शांत थी, वो एकदम से डार्क और खतरनाक हो जाती है। वो अनन्या को तो ऐसे देख रही थी मानो वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रही हो। साथ ही हर्ष के लिए उसकी आंखों में कुछ अलग सा ही था। वो अनन्या को इग्नोर करते हुए बस हर्ष को देखने लगती है, जिसकी उसे सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। तभी वहां उसी की उम्र की दो और लड़कियां आ जाती है जो शायद उसकी दोस्त थी। वो दोनों लड़कियां अपनी दोस्त को यूं मुस्कुराता देख काफी हैरान थी। शायद उन दोनों को इसकी आदत नहीं थी। वो दोनों उसकी नज़र का पीछा करती है तो वो और भी हैरान रह जाती है। उनकी दोस्त एक लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी। उनमें से एक लड़की उस लड़की के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? फिर वो लड़की हर्ष को देखते हुए अपनी दोस्त से कहती है, और तुम ये उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? इस पर वो लड़की अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा कि आज जाकर किसी असली मर्द को देखा। पर तभी उस लड़की की दूसरी दोस्त हर्ष, अनन्या और अक्षत कियान को देखते हुए कहती है, अरे पर तुम्हें दिख नहीं रहा, वो शादीशुदा है और शायद उसके 2 बच्चे भी है। इस पर उस लड़की की नज़रें हर्ष और उसकी उस फैमिली पर टिक जाती है। वो देख रही थी कैसे हर्ष ने अनन्या को मनाने के लिए उसे अपनी बाहों में कस रखा था, जिसे देखकर उस लड़की की आंखें भयानक लाल हो जाती है, जो किसी भी जीते जागते इंसान की रूह कंपाने के लिए काफ़ी है। वो एक नज़र हर्ष अनन्या पर डालकर वहां से जाते हुए अपनी दोनों दोस्तों से उनकी तरफ बिना देखे बेहद ही खतरनाक और कड़क आवाज़ में कहती है, मुझे इस फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन 1 हफ्ते के अंदर चाहिए।
ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। उसका ऑरा काफी डोमिनेंट था। उसकी दोनों दोस्त अपना माथा पीट लेती है। उनकी दोस्त ने जिंदगी में पहली बार किसी लड़के में इंटरेस्ट लिया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो एक शादीशुदा इंसान था। वो उसे समझाना तो चाहते थे, पर वो अपनी इस खतरनाक दोस्त के हुक्म के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, वरना वो उनका सर धड़ से अलग करवा देती। वो चुपके से अनन्या और हर्ष की फोटो लेकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हर्ष भी अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाता है। रात का वक्त हर्ष अनन्या के फ्लैट में। अक्षत कियान पूरा दिन खेल खेल कर थक के चूर थे, वो सो गए थे। वही अनन्या अभी भी हर्ष के उस अनजान लड़की को अपनी बाहों में लेने से नाराज थी, या ये कह सकते हैं कि शायद नाराज होने का नाटक कर रही थी। हर्ष को परेशान करने के लिए उसे अच्छे से पता था हर्ष ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं कर सकता। बीवी सॉरी, वो सारी गलती उस लड़की की थी। वो ना जाने कहाँ से आकर मुझसे टकरा गई थी। मैं तो तुम तीनों को देखने में बिजी था। हर्ष खिड़की के पास खड़ी अनन्या की कमर में अपने दोनों हाथ डालकर कहता है। अनन्या को ये सब देख अंदर ही अंदर काफी मजा आ रहा था। वो अपना नाटक जारी रखती है। वो अपने आप को हर्ष से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे और जाइए ना उसी सो कॉल्ड अनजान लड़की के पास। देखा मैंने कैसे उसकी कमर में हाथ डाल रखा था आपने। पर हर्ष उसे छोड़ता नहीं है। वो एक झटके से उसे अपने सामने करता है, जिससे अनन्या की आंख बड़ी बड़ी हो जाती है। हर्ष उसके दोनों हाथ पकड़ मजबूती से पकड़ लेता है और उसे दीवार से सटा देता है। अनन्या भी स्ट्रगल करना बंद कर देती है। उसे पता था कि वो हर्ष से तभी छूट पाएगी जब हर्ष चाहता हो। बहुत नाराज हो ना बीवी, चलो मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर देता हूँ। ये कहकर हर्ष उसके उन मुलायम होठों पर अपने होंठ रख देता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब दिल्ली में मौजूद अनिता अपने आप को और रोक नहीं पाती। उसे हर्ष और अक्षत कियान की काफ़ी याद आ रही थी। वो पहले अर्णव से इजाज़त लेती है और फिर सुबह सुबह ही जिंदल मैंशन से कुछ बहाना करके निकल जाती है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो पुणे पहुंच जाती है। उसके साथ रौनक भी था। रौनक उसे लेकर सनशाइन अपार्टमेंट तक आ जाता है। रौनक के हाथ में कुछ कैरी बैग्स मौजूद थे। रौनक भी ऊपर आ रहा था कि अनिता उसके हाथों से कैरी बैग्स लेकर कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रौनक, मैं चली जाऊंगी, तुम किसी होटल जाकर आराम करो, जब मेरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। इस पर रौनक भी हाँ में सर मिलाकर वहां से निकल जाता है। वहीं हर्ष अनन्या के फ्लैट में दोपहर का वक्त होने की वजह से हर्ष अभी घर पर मौजूद नहीं था और अनन्या अक्षत कियान को स्कूल से ले आई थी और वो उन दोनों को इस वक्त खाना खिला रही थी। तभी फ्लैट का दरवाज़ा नॉक होता है। अनन्या जाकर दरवाज़ा खोलती है तो एक पल के लिए चौंक जाती है, पर फिर खुद को संभालते हुए कहती है, आंटी आप। अनिता उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा इरिटेट हो जाती है। दिल्ली से पुणे तक के इस लंबे चौड़े सफर ने उसे काफ़ी थका दिया था, फिर भी उसे अर्णव की बात अच्छे से याद थी। अर्णव ने उसे हर्ष की वाइफ यानी अनन्या से कुछ ना कहने के लिए कहा था। वो एक नकली हंसी के साथ कहती है, हाँ मैं तुम सबसे मिलने आई हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे ना। अनिता घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहती है, अक्षत कियान घर में तो है ना। अनन्या भी उसकी टोन में इरिटेशन साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सामने खड़ी ये औरत उसकी सास थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अनिता को अंदर आने का इशारा करते हुए कहती है, हाँ आइए ना अक्षत कियान, यही है। अनिता की नज़र जैसे ही अक्षत कियान पर पड़ती है, उसके थकान से भरे चेहरे पर भी एक फ्रेशनेस आ जाते हैं। वो अंदर आकर देखती है अक्षत कियान दोनों बैठकर कोई कार्टून मूवी देख रहे थे। तभी उन दोनों की नज़र भी अनिता पर पड़ जाती है, तो वो दोनों भी वो मूवी देखना छोड़ भागकर अनिता के पास आ जाते हैं। दादी दादी आप आ गई, आप कहाँ तली गई थी, कियान मुस्कुराकर कहता है। अनिता हाँ में सर मिलाते हुए उन कैरी बैग्स को वहाँ मौजूद सोफे पर रख देती है, फिर धीरे से अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। अनिता उन दोनों से मुस्कुराकर कहती है, हाँ दादी आ गई, सॉरी दादी को एक इम्पॉर्टेंट काम था जिस वजह से दादी आ नहीं पा रही थी अक्षत कियान के पास। अनन्या उन तीनों को ऐसे बातें करते देख काफ़ी खुश थी। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि अक्षत कियान को उनके मम्मा पापा के अलावा भी किसी और रिलेटिव का प्यार भी मिल रहा है। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आकर कहती है, आंटी आप इनसे बात करिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर अनन्या वहाँ से जाने लगती है तो अनिता उससे कहती है, हर्ष कहाँ है, उसे आने में कितना वक्त लगेगा। इस पर अनन्या अनिता को देखकर कहती है, वो काम पर गए हैं और उन्हें आने में शाम हो जाएगी। ये कहकर अनन्या वहां से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद अनिता अक्षत कियान को अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाती है। वो उस फ्लैट को काफ़ी गौर से देख रही थी। फ्लैट छोटा था पर अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, पर अनिता को ये देखकर तब भी बुरा ही लग रहा था कि हर्ष अपनी फैमिली के साथ इतने छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहता है। उसने सोच लिया था कि आज हर्ष के आने के बाद वो उसे दिल्ली वापस चलने की बात ज़रूर करेगी। इसके बाद वो अक्षत कियान से बातें करने में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रायज़ादा एम्पायर नाम की एक बड़ी से आलीशान 30 मंजिला बिल्डिंग, वहां के टॉप फ्लोर पर बने एक होटल स्वीट जैसे सीईओ केबिन में एक लड़की जिसने एक लंबी सी स्कर्ट और फॉर्मल सूट पहन रखा था अपनी सीईओ चेयर पर बैठी काफी फोकस के साथ अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। उस लड़की का ऑरा इतना सर्द था कि उसे दूर से देखने पर भी सबके पसीने छूट जाए। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। दो और उसी की उम्र की 2 और लड़कियां फॉर्मल कपड़ों में आकर उसके सामने अपना सर झुका लेती है। उन दोनों के हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स थी।
जो लड़की सीईओ चेयर पर बैठी थी वो लड़की वही थी जो उस दिन बीच पर हर्ष से टकराई थी। इसका नाम था उर्वशी रायजादा। ये अपने पापा रघुनाथ रायजादा की इकलौती बेटी और इस रायजादा एम्पायर की सीईओ थी। और वो दो लड़कियों जो उसके साथ थी उसमें से एक उसकी असिस्टेंट नव्या थी और दूसरी उसकी दोस्त साक्षी थी। योर टाइम इज़ अप उस बारे में पता चला जिसके बारे में मैंने पता करने को कहा था। उर्वशी एक नज़र साक्षी और नव्या को देखते हुए कहती है। इस पर नव्या अपना थूक निगल कर हाँ में सर मिला देती है और अपने हाथ में मौजूद फाइल जिसमें हर्ष और उसकी फैमिली की सारी जानकारी थी वो उर्वशी के सामने रख देती है। उर्वशी और उसके गुस्से से उसके ऑफिस में सब बहुत डरते थे। वो सभी के साथ काफ़ी रूड थी जिस वजह से उसके नव्या और साक्षी के अलावा ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उर्वशी हमेशा से ऐसी थी। वो जब 15 साल की थी तब उसकी मां गुजर गई थी जिसका उसे काफ़ी गहरा सदमा लगा था। उसके पापा रघुनाथ रायजादा ने बड़ी मुश्किल से उन दिनों उसको संभाला था पर उसके बाद ही से वो बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थी। अंदर से भी और बाहर से भी उसने अपने आप को बिल्कुल काम में डुबा लिया था। उर्वशी लैपटॉप को साइड में रखकर वो फाइल पढ़ने लगती है जिसमें हर्ष की इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। CH-230 अननोन लेटर। जैसे जैसे उर्वशी हर्ष की इन्फॉर्मेशन पढ़ती है उसकी आंखें सर्द होती जाती है। वो अपने मन में कहती है, ओह तो मेरे हीरो का नाम समर है और उसकी एक वाइफ भी है सुरभि। इन दोनों की शादी 4 साल पहले हुई थी और इनके 2 बच्चे भी है अक्षत कियान। इससे पहले कि उर्वशी कुछ कहती नव्या तपाक से कहती है, मैम मिस्टर समर शील्ड एंड कोर सिक्योरिटी सर्विसेज नाम की कंपनी एक में एज अ सिक्योरिटी एडवाइजर जॉब करते हैं। उर्वशी एक लंबी सांस लेकर उस फाइल को बंद कर देती है और अपनी कुर्सी अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर कुछ सोचने के बाद वो बिना अपनी आंखें खोले नव्या और साक्षी से कहती है, तुम दोनों को क्या लगता है, क्या समर किसी तरह सुरभि को छोड़ सकता है? क्या किसी तरह हम उसे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते? वो चाहे तो मैं उसके दोनों बेटों की मां बनने के लिए भी तैयार हूं। मैं उन दोनों को मां का प्यार देने के लिए भी तैयार हूं। इस पर साक्षी डरते हुए कहती है, अरे उर्वशी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर उर्वशी हर्ष का हैंडसम चेहरा याद करते हुए मुस्कुराकर कहती है, सच कहा पागल तो मैं हो गई हूँ। फिर वो अपनी सीट पर ठीक से बैठकर नव्या और साक्षी को देखते हुए कहती है, और मैं वही कह रही हूँ जो तुम दोनों समझ रही हो। मतलब आप कहना क्या चाहती है मैम? नव्या अपने सर से पसीना साफ करते हुए कहती है। उसे उर्वशी से इस वक्त किसी सनकी जैसी वाइब्स आ रही थी जो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उर्वशी बड़े आराम से अपने सर को अपने दोनों हाथों पर टिकाए साक्षी और नव्या से कहती है, अरे अब तुम दोनों कोई दूध पीती बच्चियां तो हो नहीं जिन्हें मुझे सारी बातें समझनी पड़े। जाहिर सी बात है कि आई लव हिम एंड आई वॉन्ट हिम। नव्या और साक्षी उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उर्वशी आगे कहती है, और वैसे भी समर को तो मेरा होने ही पड़ेगा। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। इट्स क्वाइट सिंपल। साक्षी और नव्या उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें पता था उर्वशी अपनी जबान की पक्की है। वो जो कुछ भी कहती है वो करके भी दिखाती है। उर्वशी कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जाओ और समर और उसकी बीवी दोनों को पैसों का लालच दो, प्रॉपर्टी का लालच दो, उसे मेरे नाम से लव लेटर्स भेजो या जो भी करो, आई डोंट केयर, पर समर को उसकी बीवी से डाइवोर्स लेने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए तैयार करो। समझी तुम दोनों? उर्वशी अभी इस बात से अनजान थी कि जिसे वो एक मामूली सिक्योरिटी ऑफिसर समझ रही है वो दरअसल देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक अर्नव जिंदल का बेटा हर्ष जिंदल है। साक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि उर्वशी उसकी बात को काटते हुए कहती है, इनफ फॉर नाउ, अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, जाओ और मेरा दिया हुआ काम करो, समझी? उसकी तेज आवाज सुनकर नव्या और साक्षी वहां से निकल जाते हैं। केबिन से बाहर आने के बाद नव्या साक्षी से कहती है, साक्षी यार हम तो पूरा फंस गए, इस पुणे ट्रिप ने तो हमें मरवा दिया। अगर रघुनाथ अंकल को पता चल गया कि उनकी बेटी एक शादीशुदा आदमी और वो भी जो 2 बच्चों का बाप है उसके प्यार में पड़ गई है तो वो क्या करेंगे? साक्षी इस पर बेबसी से हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ यार इन दोनों बाप बेटी के बीच हम दोनों आटे की तरह पिस रहे हैं। ये सब बातें करते करते वो दोनों वहां से निकल जाती है। यहाँ पुणे में अनिता को हर्ष के फ्लैट में अब कुछ घंटे बीत गए थे। उसने पूरा वक्त अक्षत कियान के साथ खेलन में बिता दिया था। उनके साथ वक्त बिताकर उसकी सारी थकान मिट गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो हर्ष और आकाश का बचपन एक बार फिर से जी लिया हो। शाम का 7:30 बज जाते हैं। अनिता अक्षत कियान के साथ सोफे पर बैठी, अनन्या भी वही खड़ी उन तीनों को देख रही थी। अनिता अब बस हर्ष के आने का इंतजार कर रही थी। तभी फ्लैट का दरवाज़ा नॉक होता है। अनन्या को तो पता ही था कि कौन आया होगा। वो अनिता को देखने लगती है। अनिता की आंखें भी उसकी आंखों से जाकर मिल जाती है। अनिता भी उसकी आंखें देखकर समझ जाती है। वो उसे दरवाज़ा खोलने का इशारा कर देती है और गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वो अपने आप को आगे आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार कर रही थी। उसे पता था कि हर्ष उसे यूं यहाँ अचानक देखकर खुश तो बिल्कुल भी नहीं होगा और शायद उस पर गुस्सा भी कर दे। अनन्या जाकर दरवाज़ा खोल देती है और जैसा कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे ये कोई और नहीं हर्ष ही था।
पहले तो हर्ष के चेहरे पर पूरे दिन के बाद अनन्या का खूबसूरत चेहरा देखकर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो घर के अंदर आता है तो अंदर आते ही उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है। अपनी माँ को यहाँ अचानक अपने घर में देख हर्ष कुछ समझ नहीं पाता, उसका बोहे तन जाती है और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। वो अनिता को घूरते हुए कहता है, आप यहाँ। इससे आगे की हर्ष कुछ और कहता अनिता मुस्कुराते हुए तपाक से कहती है, हाँ तुमसे और अक्षत कियान से मिलने आई थी, काफ़ी दिन हो गए थे ना तुम सबसे मिले। हर्ष इस पर कुछ नहीं कहता, पर तभी उसकी नज़र अनिता के लाए हुए तोहफों पर पड़ती है जो वही टेबल पर रखे हुए थे, जिसे देखकर उसे अब गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ये क्या, मैंने आपसे मना किया था ना कि आपको ऐसे गिफ्ट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप क्यों लाए। अनन्या भी ये सब देख और सुन रही थी। उसे भी हर्ष का अपनी माँ के प्रति ये रूड बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो उन दोनों माँ बेटे के बीच नहीं बोलना चाहती थी। अनिता हर्ष की बात के जवाब में कहती है, तुम्हारे बोलने से क्या होता है, मैं अपने अक्षत कियान के लिए वो सब करूंगी जो मुझसे बन पाता है और तुम्हारे लिए भी करूंगी, फिर चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अक्षत कियान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। इस पर हर्ष अनिता को अपनी आंखें कुछ देर तक घूरने लगता है। वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दोनों हाथ आपस में बांधते हुए कहता है, पर अक्षत कियान ही क्यों, आपको इन दोनों से ही इतना लगाव क्यों है, आपके आकाश के बच्चे नहीं है क्या। अनिता के चेहरे से उसकी बात सुनकर मुस्कान एक सेकंड में गायब हो जाती है। वो धराम से उस सोफे पर वापस से बैठ जाती है। हर्ष ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। थोड़ी देर तक लंबी लंबी सांसें लेने के बाद वो कहती है, 3 साल पहले आकाश किसी काम से मुंबई आया हुआ था, तभी एक रात किसी अनजान अटैकर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। उसने आकाश को जान से तो नहीं मारा, पर हर्ष ने जैसे ही अनिता की बात सुनी उसे 3 साल पहले की वो रात याद आ गई। वो हमला आकाश पर उसी ने किया था। वो अनिता को देखते हुए कहता है, पर क्या हुआ उसे। अनिता एक लंबी सांस लेकर कहती है, उस हादसे में आकाश को एक काफ़ी इंटरनल चोट आई थी, तुम्हारे भाई ने अपने बाप बनने की क्षमता गंवा दी थी। ये कहते हुए अनिता की आंखें नम पड़ जाती है, जबकि उसकी बात सुनकर हर्ष जम सा जाता है। अनिता भारी गले से आगे कहती है, उस वक्त मुझे और तुम्हारे पापा हम दोनों को लगा था कि हमें अब कभी दादा दादी बनने का सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आकाश अब कभी बाप नहीं बन सकता था, और तुम्हारे बारे में तो हमें पता भी नहीं था। अनिता अपने आंसू पोंछकर अपनी जगह से उठकर आगे कहती है, पर जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, तो हम दोनों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अनिता अपनी आंखें पोंछते हुए कहती है, सालों बाद जाकर हमें इतनी बड़ी खुशी मिली थी, और तुम कह रहे हो कि मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे और अक्षत कियान के लिए कुछ ना करे। आखिर इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो तुम हमें। हर्ष अनिता की बात अब अच्छे से समझ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ अनिता और उसके पापा अर्णव इतने सालों से किस ट्रॉमा से गुजर रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो अनिता से अपनी नज़रें हटाकर सख्त आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं आपको अक्षत कियान से मिलने से नहीं रोकता, पर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इनके बारे में जिंदल मेंशन में किसी को पता ना चले, क्योंकि पिछली बार बात सिर्फ मेरी थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया था, पर बात जब मेरी फैमिली की आएगी तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। ये तीनों मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। ये कहकर हर्ष तेजी से बेडरूम में चला जाता है। अनिता उसे जाता हुआ देख एक ठंडी सांस लेती है। छोटे से अक्षत कियान भी ये सब देख रहे थे। उन्हें उन बड़े लोगों की बातें ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रही थी, पर वो दोनों अब तक ये तो समझ गए थे कि उनके पापा और दादी के बीच चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्हें भी अपने पापा का दादी से ऐसे बात करना पसंद तो नहीं आ रहा था, पर अपने पापा को कुछ कहने की हिम्मत उन दोनों में नहीं थी। अक्षत कियान एक साथ अपने नन्हे नन्हे हाथों से अनिता की साड़ी खींचने लगते हैं, जिससे अनिता का ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। वो अपनी मन की उदासी को उन दोनों से छिपाते हुए एक नकली मुस्कान के साथ अपने घुटनों के बल उनके सामने बैठ जाती है। अक्षत काफ़ी धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहता है, दादी आप पापा की बात का बुरा मत मानो। कियान भी अपने भाई की बात में उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ दादी, वो सिर्फ दिखते खलूच है, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। अनिता को उन दोनों की मासूमियत पर बड़ा प्यार आ रहा था। ये दोनों बच्चे कितने समझदार हैं। वो उन दोनों के गाल सहलाते हुए कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हारे पापा के बारे में सब कुछ, तुम फिक्र मत करो, मैंने उनकी किसी भी बात का कोई भी बुरा नहीं माना। उसकी इस बात पर अक्षत कियान एक साथ मुस्कुरा देते हैं। तभी अनिता की नज़र सामने खड़ी अनन्या पर पड़ती है, जो उन लोगों की तरफ देख रही थी। अनिता सीधे खड़े होकर एक गहरी सांस लेती है। वो एक नज़र बेडरूम के बंद दरवाजे को देखती है, फिर वो अक्षत कियान के सर पर हाथ फेर कर कहती है, सॉरी बच्चों, पर अब दादी को जाना पड़ेगा। अक्षत कियान के चेहरे बात सुनकर लटक जाते हैं। तभी अनन्या उसे रोकते हुए काफ़ी धीमी आवाज़ में कहती है, आंटी आप कहाँ जा रही है इस वक्त। इस पर अनिता के कदम रुक जाते हैं। वो बिना पीछे पलटे कहती है, मुझे लगता है जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम अब हो चुका है, और वैसे भी मेरा यहाँ रुकना हर्ष को पसंद नहीं आएगा। ये कहकर अगले ही पल अनिता उनके फ्लैट से निकल जाती है।
कुछ देर बाद हर्ष अनन्या बेड पर लेटे थे। वैसे तो कमरे में अंधेरा था, पर अनन्या महसूस कर सकती थी कि हर्ष कुछ परेशान है। वो हर्ष के सीने पर जाकर अपना सर टिका देती है। हर्ष भी बिना कुछ कहे उसके सर के बाल सहलाने लगता है। अनन्या उसके सीने पर अपने हाथ फेर रही थी, वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। हर्ष के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके हमला करने के बाद आकाश के बाप बनने की एबिलिटी ही चली गई। उसे आज भी याद था कि उसने आकाश पर वैसा कोई हमला तो किया ही नहीं था। वैसे तो उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, आकाश ने उसके साथ जो किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। उस दिन उसने आकाश की जान बख्श दी, वही बड़ी बात थी, पर तब भी ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार इसी तरफ जा रहा था। अनन्या हर्ष के चेहरे को एक नज़र देखकर कहती है, आप अपने मॉम डैड को आकाश की सच्चाई बता क्यों नहीं देते? हर्ष इस पर अनन्या को देखने लगता है, फिर उसके कान पर प्यार से चूमते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। उनके बेटे का अलसी चेहरा ज़रा खुद ही देख लेने दो, और वैसे भी तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इन सब पर ध्यान ना दो। अनन्या उसकी बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे उनके इंटरनल मैटर में नहीं बोलना चाहिए था। फिर आगे कुछ नहीं कहती और उसके चौड़े से सीने में अपना छोटा सा सर छिपा लेती है। हर्ष को लगा शायद अनन्या को उसकी बात का बुरा लगा है। हर्ष एक लंबी सांस लेकर अनन्या का चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है और काफ़ी सिडक्टिव टोन में कहता है, क्या हुआ? क्या मेरे तीसरे बच्चे को बुरा लगा? इस पर अनन्या बस ना में अपना सर मिला देती है। हर्ष देखता है अनन्या उससे नजरें चुरा रही है। अब हर्ष को अपनी कही हुई बात पर गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल हर्ष अनन्या को काफ़ी पैशनेट होकर किस करने लगता है, जिससे अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। थोड़ी देर तक किस करने के बाद वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, एम सॉरी स्वीट हार्ट, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरी दुनिया तुमसे ही शुरू होती है और तुमसे ही खत्म होती है। मेरे शरीर, मेरी रूह और मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम मुझसे जुड़ी हर चीज़ पर बोलने का बराबर का हक रखती हो, ओके? ये कहकर हर्ष अनन्या का माथा चूम लेता है। उसके कहे एक एक शब्द में हो गहराई थी, वो सीधा अनन्या के दिल तक पहुंच रही थी। दोनों ऐसे ही कब नींद की आगोश में चले जाते हैं, दोनों को पता भी नहीं चलता। अगले दिन हर रोज़ की तरह हर्ष सुबह सुबह अक्षत कियान को लेकर स्कूल ड्रॉप करके अपने ऑफिस चला जाता है। अभी उसे अपने केबिन में आए कुछ ही देर बीती थी कि ऑफिस का एक प्यून वहाँ फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता ले आता है। हर्ष की आंखें ये देखकर छोटी छोटी हो जाती है। वो उस प्यून को घूरते हुए कहता है, अरे ये क्या ले आए तुम? इस पर वो प्यून वो गुलदस्ता टेबल पर रखते हुए कहता है, वो साहब जी कोई छोड़ गया था आपके लिए, इस पर आप ही का नाम था तो मैं यही ले आया। प्यून अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। हर्ष उस गुलदस्ते को कुछ देर तक देखने लगता है। उस पर एक लिफाफा था जिस पर ओनली फॉर माई लव समर यानी उसी का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसकी आंखें और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। उस पर चिट्ठी भेजने वाले का कोई नाम पता ही नहीं था। वो लिफाफा खोलकर देखता है तो उसमें एक चिट्ठी भी मौजूद थी। हर्ष जल्दी से वो चिट्ठी पढ़ने लगता है। चिट्ठी के शब्द कुछ ऐसे थे, डियर समर, तुम्हें शायद ये चिट्ठी पढ़कर अजीब लगे, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करती बल्कि तुम्हें अपना मान चुकी हूँ, और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें शायद यह नहीं पता कि मैं तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखती हूँ। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब और इंतज़ार नहीं। तुम्हें चाहा है दिल से, अब यह इकरार करना ही होगा। मुझे ठुकराने की गलती मत करना, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। समर, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं हार मान लूंगी तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, और जो मेरा है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अगर तुमने मेरे इमोशंस को नज़रअंदाज करने की कोशिश की तो मैं वो कदम उठाऊंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये दिल पागल है, पर जुनून में ये कमज़ोर नहीं जो मुझे ठुकराए। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं। समर, ये प्यार का इकरार नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो और इसे स्वीकार करो। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जो फैसला लेना है जल्दी लो। याद रखना, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हारी, वो जिसका तुम प्यार और जुनून बन चुका है। CH231 मॉल में हंगामा। हर्ष जैसे जैसे वो लव लेटर पढ़ रहा था उसकी आंखें और भी ज़्यादा सख्त होती जा रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और अजीब भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी लड़की है जो एक शादीशुदा इंसान को ऐसे लव लेटर्स लिखकर भेज रही है। हर्ष के हिसाब से अब तो वो उतना यंग भी नहीं था कि लड़कियां उसके आगे पीछे घूमे। उसकी उम्र 30 से ज़्यादा थी और वो बच्चों का बाप था। थोड़ी देर सोचने के बाद हर्ष इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देने का फैसला करता है। उसे लगा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो अपने काम में बिजी हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली जिंदल मेंशन में अनिता अपने रूम में बेड पर बिना आंखें बंद किए लेटी थी। वो एकटक लगातार सीलिंग को घूर रही थी। अर्णव भी उसके पास वैसे ही लेटे थे। अनिता कल देर रात को ही पुणे से यहाँ दिल्ली पहुँच गई थी, पर कल रात उसके चेहरे पर थकान देखकर अर्णव ने उससे वहाँ क्या हुआ इस बारे में कुछ पूछना सही नहीं समझा था। अर्णव एक नज़र अपने पास लेटी अनिता को देखते हैं, फिर उससे नज़रें हटाकर सीलिंग की तरफ देखकर कहते हैं, अनिता तुम ठीक हो ना? और वहाँ वहाँ सब ठीक था ना? वो सब ठीक है ना? इस पर अनिता हाँ में सर मिलाते हुए बिना अर्णव की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ वो सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए।
अर्णव उसकी बात सुनकर एक चैन की सांस लेते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर से कहते हैं, हर्ष ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना? उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? इस पर अनिता थोड़ी देर सोचने के बाद ना में सर मिलाकर कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनफैक्ट मैंने अक्षत कियान के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया था। ये कहकर अनिता हल्का सा मुस्करा देती है। अर्णव को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। अर्णव अनिता को देखते हुए कहते हैं, हर्ष ने दिल्ली वापस आने के बारे में कुछ कहा? इस पर अनिता अपने और हर्ष के बीच हुई बातों को याद करने लगती है। वो अर्णव की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, मेरी उससे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। पर क्या? अर्णव उसकी बात सुनकर बेड पर उठकर बैठी जाते हैं। अनिता भी उठकर बैठ जाती है। अर्णव अनिता के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, पर क्या? उसने कुछ कहा इस बारे में? अनिता अर्णव की आंखों में देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी, फिक्र और एक्साइटमेंट सब कुछ थे। वो उन्हें शांत करते हुए कहती है, नहीं, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, पर उसकी बातों से मुझे नहीं लगा कि वो अब कभी जिंदल मेंशन वापस आएगा। अर्णव का चेहरा उसकी बात सुनकर फीका पड़ जाता है। वो एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अनिता उन्हें गौर से देख रही थी। अर्णव थोड़ी देर सोचने के बाद अनिता की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ दिल्ली में ही इतने सारे विला है, हम उनमें से किसी में हर्ष को उसकी फैमिली के साथ रखेंगे। अनिता भी इस बारे में सोचने लगती है तो उसे भी उनकी बात ठीक ही लगती है। अर्णव आगे कहते हैं, मैंने सोच लिया है अनिता, पिछले 11 सालों में हर्ष को जो कुछ भी सहना पड़ा था हम उसे उसके लिए कंपनसेट करेंगे। मैंने फैसला ले लिया है, जिंदल ग्रुप्स का अगला सीईओ हर्ष ही होगा। अनिता उनकी बात सुनकर खुश भी थी और उसे दिल में कुछ खटकने भी लगा था। वो अर्णव को याद दिलाते हुए कहती है, पर अर्णव आकाश, उसका क्या? अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो उसे बुरा नहीं लगेगा? हर्ष की गैर मौजूदगी में उसने जिंदल ग्रुप्स को इतना वक्त दिया और आप ऐसे? अर्णव अनिता की बात काटते हुए कहते हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो। वैसे भी देश विदेश में मेरी इतनी सारी कंपनीज है, मैं उनमें से कोई उसको थमा दूंगा। उसे लेना है तो ठीक, नहीं तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अनिता इस पर और कुछ कहने ही वाली होती है कि अर्णव उसकी बात काटते हुए कहते हैं, भूलो मत अनिता, आकाश आज तक भी हमें दादा दादी बनने की खुशखबरी नहीं दे पाया है। उसका इस कंपनी में कोई फ्यूचर नहीं है। और दूसरी तरफ हर्ष के 2 बेटे हैं जो बिल्कुल उसी पर गए हैं, दिखते भी उसी के जैसे हैं और उनका इंटेलिजेंस लेवल भी उसके ही जैसा है। अक्षत कियान दोनों बड़े होकर आसानी से हमारा ये जिंदल एम्पायर संभाल सकते हैं। अनिता इस पर खाली आंखों से अर्णव को देखते हुए कहती है, पर क्या ये फैसला लेने के लिए वजह काफ़ी है? क्या ये आकाश के साथ ज्यादती नहीं होगी? इस पर अर्णव उसे घूरते हुए सख्त आवाज में कहते हैं, तुम क्या समझती हो आकाश दूध का धुला है? मैं तुम्हें उसके कारनामे बताऊं? तुम्हें पता है तुम्हारा वो बेटा आकाश आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। उसका मन आज भी काम में नहीं लगता है। ज़्यादातर मौक़ों पर जब भी कंपनी में उसकी ज़रूरत होती है वो गायब ही रहता है, समझी तुम? और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आकाश को हर्ष से कंपेयर कर भी कैसे सकती हो? हर्ष को देखो, उसके पास पैसा पावर कुछ भी नहीं था, पर तब भी कैसे अपने दम पर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। और आकाश सब कुछ होने के बावजूद भी ना तो हमें कोई खुशी दे पाता है ना ही अपनी बीवी को। अनिता उनकी बात सुनकर हिल सी जाती है। उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ खबर नहीं थी। उसे लगा था वक्त के साथ आकाश सुधर गया होगा। अर्णव इमोशनल होते हुए आगे कहते हैं, तुम्हें पता भी है अनिता, हर्ष मुझसे हमेशा कहा करता था कि वो मेरी तरह एक बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन बनेगा, पर हमारी एक गलती की वजह से उसके सारे सपने टूट गए थे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हम तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इन 11 सालों में उसने क्या क्या सहा होगा। हम इस जिंदल मैंशन में आराम से रह रहे थे और मेरा बेटा ना जाने कहाँ दरबदर घूम रहा होगा। पर बस अब मैं हर्ष के साथ और नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। और अगर तुम इस फैसले में मेरे साथ नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें हर्ष और उसके बच्चों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे और पोतों के बारे में सोचने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ, समझी? और हाँ, तुम्हें पुणे जाकर उन लोगों से मिलने जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? क्योंकि वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ था। अगर तुम उस वक्त उस कामिनी की बात में नहीं आती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अनिता उनकी बात सुनकर डर जाती है। उसे अर्णव ऐसे कड़े जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा नहीं था कि अर्णव उसकी बात का ये मतलब निकाल लेंगे। उसकी आंखें नम पड़ जाती है। वो नामे सर मिलाते हुए रूंधे गले के साथ कहती है, आप गलत समझ रहे हैं अर्णव, मेरे लिए हर्ष और आकाश दोनों बराबर है। वो तो मैं बस। एक बार फिर अर्णव उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में काटते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारे लिए वो दोनों बराबर हो गए, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए हर्ष और अक्षत कियान अब मेरी पहली प्रायोरिटी है। मेरा फैसला फुल एंड फाइनल है, समझी? तुम्हें मानना है तो ठीक है, वरना मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर अर्णव वहां से उठकर जाने लगते हैं तो अनिता भी जल्दी से बेड से उतरकर उन्हें रोकते हुए कहती है, सॉरी अर्णव, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके किसी भी फैसले के बीच में नहीं आऊंगी, पर प्लीज़ आप मुझे हर्ष और अक्षत कियान से मिलने से मत रोकिए। इतने सालों बाद तो मुझे उनके रूप में जीने की एक उम्मीद मिली है।
ये कहकर अनिता अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह दबाकर रोने लगती है। अर्णव उसकी तरफ बिना देखे कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहकर अर्णव वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अनिता इसी तरह अक्सर अक्षत, कियान और हर्ष से मिलने के दिल्ली से पुणे आ जाया करती थी। इस बीच उसने हर्ष के सामने कई बार दिल्ली वापस आने की बात भी छेड़ी, पर हर्ष ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए उसका आना जाना या वहां रहना ना रहना एक सम्मान था। एक दो बार अर्णव भी उससे मिलकर गए थे, पर उनकी बातों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। आज भी एक ऐसा ही दिन था जब अनिता उन सबसे मिलने आई थी। इस वक्त हर्ष घर पर नहीं था, वो अपने काम पर गया था। अनिता सनशाइन अपार्टमेंट पहुंच गई थी। वो जाकर हर्ष और अनन्या के फ्लैट का दरवाज़ा नॉक करती है। अनन्या आकर दरवाज़ा खोल देती है तो अनिता को अपने सामने देखकर इस बार उसे कोई खास हैरानी नहीं होती। अनिता का यहाँ आना जाना अब नॉर्मल हो गया था। वो ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए दरवाज़ा खोलकर अनिता को अंदर आने के लिए कहती है। अरे आंटी, आप आइए, अंदर आइए, बैठिए। अनिता उसे देख धीरे से मुस्कुराकर घर के अंदर आ जाती है। अक्षत, कियान अभी अभी स्कूल से वापस लौटे थे और अपनी फेवरेट कार्टून मूवी देख रहे थे। अपनी दादी को देखकर वो दोनों अपनी मूवी छोड़कर अनिता के पास चले जाते हैं और दादी दादी कहते हुए उसके पैरों से लिपट जाते हैं। अनिता भी ये देखकर खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को गले लगा लेती है। वो उन दोनों को अपनी गोद में बिठाकर सोफ पर बैठ जाती है और उनसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है। हाँ तो क्या क्या किया मेरे अक्षत, कियान ने इतने दिनों में अपनी दादी को मिस किया या नहीं? इस पर अक्षत कहता है, हाँ दादी, हमने आपको बहुत मिस किया। आप हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहती? अनिता इस बात पर थोड़ी उदास हो जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसके खुद के पोतों और बेटे से मिलने के लिए उसे इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। अनन्या भी वही खड़ी थी, उसने भी अक्षत की ये बात अच्छे से सुनी। थोड़ा बुरा तो उसे भी लगा था। अनिता अक्षत का गाल सहलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दादी, प्रॉमिस करती है जल्द ही हम लोग साथ होंगे। इस पर अक्षत, कियान एक साथ मुस्कराते हुए कहते हैं, सच दादी? अनिता हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ सच। अनिता ने अभी के लिए उनकी इस बात को टाल जरूर दिया था, पर उनकी ये बात उसके दिल को छू गई थी। अभी हर्ष के आने में समय था। अनिता के दिल में एक ख्याल आता है। वो कहती है, चलो आज अक्षत, कियान की दादी उनको शॉपिंग पर ले जाएगी। शॉपिंग का नाम सुनकर अक्षत, कियान खुश हो जाते हैं, जबकि अनन्या जो कि वही खड़ी ये सब सुन रही थी वो अनिता को देखने लगती है। अनिता मुस्कुराते हुए वहां से उठ जाती है और वो अक्षत, कियान दोनों के हाथ पकड़ लेती है। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी अनन्या पर पड़ती है। अनिता अनन्या का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि वो क्या सोच रही है। वो उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को अपने साथ कहीं ले नहीं जा रही हूँ, बस थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस ले आऊंगी। तुम चाहो तो हर्ष से इसके लिए पूछ सकती हो। अनन्या को उसकी बात सुनकर काफी बुरा लगा। वो अनिता को देखते हुए कहती है, नहीं आंटी, आप ये कैसी बात कर रही है? आप ऐसे मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अक्षत, कियान आपके पोते हैं और आपको इसका पूरा हक है। आप जाए, इन्हें लेकर हर्ष से मैं बात करूंगी। अनिता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। कहीं ना कहीं उसकी बात सुनकर अनिता के दिल में आज उसके लिए इज्जत काफी बढ़ गई थी। वो अनन्या थैंक यू बेटा कहकर अक्षत, कियान को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अनिता उन दोनों को लेकर कुछ दूरी पर बने एक मॉल में ले आती है। अक्षत, कियान मॉल में आते ही एक टॉय स्टोर में घुस जाते हैं। अनिता भी मुस्कुराते हुए उन्हीं के साथ चल रही थी। अक्षत, कियान ने शायद पहली बार अपनी जिंदगी में इतने महंगे खिलौने देखे थे। हर्ष की कम सैलरी और घर के खर्चों के चक्कर में हर्ष कभी उन्हें ऐसी किसी जगह पर ले भी नहीं पाया था। जो बात अनिता अच्छे से जानती थी वो अक्षत, कियान के सर पर हाथ फेर कर कहती है, अक्षत, कियान आप दोनों को जो भी पसंद हो आप बेझिझक ले लो। ओक। अक्षत, कियान हाँ में सर मिलाते हुए अपनी पसंद के खिलौने लेने लगते हैं। अनिता मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। इस वक्त रौनक और अर्णव के हायर किए कुछ बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ मौजूद थे। अनिता अभी अक्षत, कियान को एक के बाद एक टॉयज लेते हुए देख रही थी कि तभी उसके पास में रखा उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन निकाल कर देखती है तो ये अर्णव का फ़ोन था। अनिता अक्षत, कियान को देखते हुए रौनक से कहती है, तुम इनका ध्यान रखो, मैं अर्णव से बात करके आती हूँ। ये कहकर अनिता उस टॉय स्टोर से बाहर निकल जाती है। अक्षत, कियान अब भी अपनी शॉपिंग में बिजी थे। ऐसे खिलौने तो आज तक बस उन्होंने टीवी पर ही देखे थे। अनिता बाहर जाकर अर्णव से बात करने में बिजी हो जाती है। अक्षत, कियान इतने अच्छे ब्रांडेड खिलौने देखकर थोड़े ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी कियान के छोटे हाथों में जो एक रिमोट कंट्रोल कार थी कब मस्ती में उसके हाथों से नीचे गिर जाती, उसे पता भी नहीं चलता। वो कार नीचे गिर जाती है जिससे एक तेज आवाज उस पूरे टॉय स्टोर में गूंज जाती है, जिसे सुनकर वहां की एक फीमेल स्टाफ वहां आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? सत्यानाश! अक्षत, कियान उस फीमेल स्टाफ को देखकर और उसकी तेज आवाज को सुनकर डर जाते हैं। वो अक्षत, कियान को ऊपर से नीचे तक घूरती है। दिखने में तो वो दोनों काफी खूबसूरत थे और दोनों के चेहरों पर एक तेज भी बहुत था, पर दोनों के कपड़ों से ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों किसी बड़े परिवार के बच्चे हैं। वो फीमेल स्टाफ उन दोनों पर भड़क जाती है। वो अपने काम की फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहती है, ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम दोनों को पता भी है ये कार कितनी महंगी है?
अरे ये कस्टम मेड रिमोट कंट्रोल कार है जो स्पेशली जर्मनी से मंगवाई गई है, तुम्हारे बाप की औकात भी है ये खरीदने की? उसकी तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद बच्चे और उनके साथ आए उनके माँ बाप भी ये तमाशा देखने लगते हैं। अक्षत कियान को अपने पापा के बारे में सुनकर गुस्सा तो काफी आ रहा था, पर इस वक्त वो दोनों काफी डर गए थे। दोनों थे तो आखिर 3-3 साल के बच्चे ही, दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। उस मॉल का मैनेजर भी ये शोर सुनकर वहां आ जाता है। वो उस फीमेल स्टाफ को देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम इतना भड़क क्यों रही हो, क्या हुआ? वो फीमेल स्टाफ मैनेजर को देखकर थोड़ा शांत हो जाती है। वो अक्षत कियान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सर देखिए ना, हमारी कस्टम मेड रिमोट कंट्रोल कार जो हमने स्पेशली जर्मनी से मंगवाई थी वो इन दोनों ने तोड़ दी। इस पर वो मैनेजर भी फ्लो पर पड़ी उस कार को देखता है और उसके माथे से पसीना बहने लगता है। अरे ये क्या किया तुम दोनों ने? अरे इस कार को कीमत जानते भी हो? अब देखना मैं इसकी कीमत तुम दोनों के माँ बाप से ही वसूलूंगा। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? अक्षत कियान के मुंह में मानो दही जम गया था। दोनों के मुंह से आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। तभी रौनक जो कि किसी से फोन पर बात करने के लिए बाहर गया था, वो स्टोर में आ जाता है। वहां हो रहे उस तमाशे को देख वो कुछ समझ नहीं पाता। वो वहां आकर अक्षत कियान को सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, अक्षत कियान कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? आप दोनों ठीक हो ना? वो मैनेजर रौनक को देखकर उसे अक्षत कियान का पापा समझ लेता है। रौनक ने भी इस वक्त काफी नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे। उसे लगा रौनक कोई मामूली मिडिल क्लास आदमी है। इससे पहले कि रौनक आगे कुछ कहता, मैनेजर रौनक पर रौब जमाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हो इन दोनों के बाप? तुम्हें पता भी है इन दोनों ने क्या किया? देखना मैं मेरे नुकसान के पैसे तुमसे ही वसूल करूंगा। रौनक इस पर उस मैनेजर को गुस्से से घूरते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं इन दोनों का पापा नहीं हूँ और तुम ना जरा अपनी जबान पर लगाम दो। तुम्हें पता भी है ये किसके बच्चे हैं और किसके पोते हैं? मैनेजर पर रौनक की बात का कोई असर नहीं होता। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके बेटे हैं और किसके पोते हैं, मुझे सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके माँ बाप कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे शरारती बच्चे पैदा करके छोड़ दिए हैं। बस अगर नहीं संभलते बच्चे तो घर पर क्यों नहीं रखते, और पहली बात ऐसे लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? बस इससे पहले कि वो मैनेजर आगे कुछ कहता, एक औरत की कड़क और तेज आवाज वहां गूंज जाती है। अनिता जो कि अर्नव से बात करने के लिए बाहर गई थी, वो वहां वापस आ गई थी। उसे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने मैनेजर की वो बातें सुनी जो उसने अक्षत कियान और हर्ष अनन्या के बारे में कही थी। उसे अपने बेटे, बहू और पोतों के बारे में ये सब सुनकर काफी तेज गुस्सा आ जाता है। वो चलकर वहां उनके पास आती है। अक्षत कियान की जान में जान आती है। वहां मौजूद सब लोग अनिता को ही देख रहे थे। उसकी वो डिजाइनर और महंगी नीली साड़ी, उसके हाथ में मौजूद वो महंगा सा पर्स और उसके चेहरे पर मौजूद तेज को देखकर सब समझ गए थे कि ये औरत कोई मामूली औरतें तो बिल्कुल भी नहीं है। जरूर ये किसी बड़े बिजनेस टाइकून की बीवी या माँ है और किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। वो मैनेजर और वो फीमेल स्टाफ जो कि अब तक अक्षत कियान और रौनक से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, अनिता की पर्सनैलिटी और रौब को देखकर ना चाहते हुए भी चुप हो जाते हैं। अक्षत कियान जाकर अपनी दादी से लिपट जाते हैं। अनिता भी उनके बराबर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और उनके सर सहलाते हुए काफी प्यार से कहती है, क्या हुआ अक्षत कियान, क्या हुआ, जरा दादी को बताओ। इस पर कियान डरते हुए कहता है, वो दादी मेरे हाथ छे ना, ये रिमोट कंट्रोल वाली कार गिर गई थी तो ये अंकल और ये आती मुझ पर और एक तत पर गुच्छा करने लगे। अनिता को यह सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो उस मैनेजर और उस फीमेल स्टाफ को घूर कर देखती है, फिर वो सीधा खड़ी हो जाती है और रौनक को एक नज़र देखकर उस फीमेल स्टाफ और मैनेजर को देखते हुए कहती है, रौनक जतिन से कहकर इस मॉल को खरीद लो और इसे मेरे अक्षत कियान के नाम पर कर दो। ये इनके लिए इनकी दादी की तरफ से एक गिफ्ट है। अक्षत कियान जब चाहे यहाँ आकर हो चाहे ले सकते हैं, और हाँ किसी से कहकर यहाँ का स्टाफ चेंज करवाओ। जिन लोगों को बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं होती उन्हें ऐसी जगहों पर काम करने का कोई हक नहीं है। अनिता कभी किसी से ऐसे एरोगेंटली बात नहीं करती थी। अपने इतने सालों की जिंदगी में उसने कभी किसी पर भी अपने पैसों से और पावर से रौब नहीं जमाया था, पर वो उस मैनेजर और उस फीमेल स्टाफ को देखकर समझ गई थी कि इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। वो आगे कहती है, अक्षत कियान ने जितने भी खिलौने लिए हैं वो पैक करवाकर हर्ष के घर भिजवा देना और उसका भी पेमेंट कर दो। ये कहकर अनिता वहां से अक्षत कियान के हाथ पकड़कर जाने लगती है। वो मैनेज और फीमेल स्टाफ जो अब तक समझ गए थे कि उन्होंने अनजाने में गलत लोगों से पंगा ले लिया है, वो तेज कदमों से अनिता के पीछे पीछे मैडम मैडम करके जाने लगते हैं, पर अनिता के साथ आए बॉडीगार्ड्स उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। अनिता भी उन पर कोई ध्यान नहीं देती और अक्षत कियान को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अनिता अक्षत कियान के साथ कार में बैठी हुई थी। उसे अब भी उस मैनेजर और उस फीमेल स्टाफ पर काफी तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर वो लोग बच्चों के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते थे? वो मानती थी शायद बच्चों से गलती हुई थी, पर इसमें उनकी भी क्या गलती, वो दोनों अभी काफी छोटे थे। तभी अक्षत जो कि अनिता की गोद में बैठा था, वो अपनी मासूम आवाज में कहता है, दादी आपके पाँच बहुत पेचे है। इस पर अनिता मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाते हुए कहती है,
हाँ अक्षत कियान, तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी है ना, उनकी ढेर सारी कंपनीज है, उनके पास बहुत पैसे है, और वैसे भी ये सब तो आप दोनों का ही है, आखिर आप दोनों को ही तो बड़े होकर ये सब संभालना है। इस पर अक्षत कियान नासमझी में एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें उसकी पूरी बात तो समझ में नहीं आई, पर उन्हें ये ज़रूर समझ आ गया था कि उनके दादा दादी के पास काफ़ी पैसा और प्रॉपर्टीज़ है। कियान खुश होते हुए कहता है, दादी तो आप दादू छे कहिए ना कि वो उनमें से किसी कंपनी में पापा को जॉब दे दे और फिर उन्हें ढेर सारी छुट्टियां दे। इस पर अनिता अक्षत कियान को सवालिया नज़रों से देखने लगती है। अक्षत भी अपने भाई का साथ देते हुए कहता है, हाँ दादी, आपको पता है पापा पूरे वीक कितना काम करते हैं, उन्हें तो उनके काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो हमारे और मम्मा के साथ तो टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। कितनी बार तो वो संडे को भी घर में नहीं रहते, जिस 6 मम्मा भी शायद हो जाती है। अनिता ये सब हैरानी से सुन रही थी। उस यकीन नहीं आ रहा था कि इन दोनों छोटे छोटे बच्चों ने इतनी कम उम्र में इतना कुछ समझ लिया है। साथ ही साथ उसे हर्ष पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। आखिर वो उसके किए की सज़ा बच्चों को क्यों दे रहा है जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं है। वो अक्षत कियान के सर सहलाते हुए मन में कहती है, अरे बच्चों, मेरा और तुम्हारे दादाजी का बस चले तो हम हमारा पूरा एम्पायर तुम्हें और तुम्हारे पापा को थमा दे, पर पता नहीं क्यों वो ऐसी जिद पर अड़ा हुआ है कि हमसे कुछ लेना ही नहीं चाहता। अक्षत कियान उसको चुप देखकर उदास हो जाते हैं। अक्षत कहता है, क्या हुआ दादी, क्या आप हमारी हेल्प नहीं करेगी? अनिता का ध्यान टूट जाता है। वो मुस्कुराकर उन दोनों के गाल पर बारी बारी चूमकर कहती है, डोंट वरी बेटा, दादी है ना, दादी सब ठीक कर देगी, आप बस दादी को थोड़ा टाइम दो। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में एक बड़ा सा आलीशान मैंशन, जहाँ दूर दूर तक बस सन्नाटा है और हटे कट्टे और लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स जो ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में लिपटे थे, उनका एक कड़ा पहरा भी मौजूद था। वहां उस मैंशन के गार्डन में एक 55-60 साल का आदमी सफ़ेद कुर्ता और पायजामा पहने वहां मौजूद पौधों को पानी डाल रहा था। उस आदमी का ऑरा रूह कपा देने वाला था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसके साथ एक और उसी की उम्र का आदमी था जो कब से उसको ही पौधों को पानी देते हुए देख रहा था। तभी उस मैंशन का बड़ा सा गेट खुल जाता है और एक मारुति सुजुकी कार मैंशन के अंदर दाखिल होती है। वो कार आकर उस आदमी से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है, पर कार की आवाज़ सुनकर भी वो आदमी अपना काम करना बंद नहीं करता। उस कार का दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें से 2 24-25 साल की लड़कियां बाहर आ जाती है और उस आदमी के सामने अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। ये लड़कियां कोई और नहीं, नव्या और साक्षी है, और जिस आदमी के सामने वो खड़ी थी वो कोई और नहीं, उनकी बॉस उर्वशी के पापा सेठ रघुनाथ सिंह रायजादा थे। क्या ये बात सच है कि वो एक शादीशुदा इंसान से प्यार करती है और उसे इतने महीनों से लव लेटर्स और मैसेजेस भेजती है? रघुनाथ रायजादा बिना अपना काम बंद किए और बिना साक्षी और नव्या की तरफ देखे कहता है, उनको उनकी बेटी उर्वशी की हरकतों के बारे में सब पता चल गया था। वो पिछले 3 महीनों से हर्ष को लव लेटर्स और अलग अलग नंबर्स से उसे मैसेजेस भेजती थी। रघुनाथ रायजादा पिछले कुछ महीनों से फॉरेन टूर पर थे। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्हें अपने इन्फॉर्मल के जरिए अपनी बेटी के कारनामों का पता चला। जी अंकल, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर नव्या उनके सवाल पर डरते हुए कहती है, जिसे सुनकर रघुनाथ रायजादा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उनकी माथे की नसें भी गुस्से से तन जाती है। उनकी आंखों में मौत साफ साफ नजर आ रही थी। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल अननोन डायमेंशंस को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।